तो चलिए फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद का सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। आगे सभी ज्वाइन हो गए? फटाफट बोलिए यहाँ पे। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सभी सॉफ्टवेयर से ज्वाइन करने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारा लास्ट सेशन है यूट्यूब लाइव का। यूट्यूब मोबाइल में चालू रखें और कंप्यूटर से आपके लैपटॉप के थ्रू सॉफ्टवेयर से यूज़ करें। एक बार आप सेट हो गए तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, हम कंटिन्यू करेंगे सेशन को। चलिए तो हमारे सेशन को शुरू करते हैं। जहां तक देखा जाए तो यस, ब्रेक के पहले अगर आपको याद होगा तो ब्रेक के पहले हमने सेक्शन 25(4) ओके ये सेक्शन देखा था। हमने यहाँ पे ये देखा था कि अगर आपका एक स्टेट में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो, या अलग स्टेट में आपकी इस्टेब्लिशमेंट है और उसको आपने सेपरेटली रजिस्ट्रेशन करवाया हो, तो ऐसे सिचुएशन में वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। ईच सच रजिस्ट्रेशन ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट जो है, यहाँ पे हमने डायग्राम देखा था कि आपकी ब्रांचेस अलग अलग स्टेट में हैं। सेक्शन 7(1)(c) के हिसाब से स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई बोला जाएगा। अगर डीडीपी में होगा, जीएसटी पेएबल होगा और उसके ऊपर टैक्स इनवॉइस भी आपको जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सेम रजिस्ट्रेशन में, यानी आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और सिंगल रजिस्ट्रेशन में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वो सिचुएशन में आपको वो ट्रांसफर सप्लाई नहीं बोला जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा और आपको रूल 55 की चालान बनानी पड़ेगी। यहां तक तो डिस्कशन हमने कर लिया था। जस्ट मिनट बेटा। ठीक है, मैं यहाँ आगे नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा। सो दोस्तों, मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है जो भी मेरे से कनेक्ट हुए हैं कि सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा और सॉफ्टवेयर पे मुझे मैसेज दीजिएगा। ठीक है, तो यह आज आपको यूज टू होना है सॉफ्टवेयर से। चलिए फटाफट सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट हो जाए। चलिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन देख रहे हैं और यहां पे अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 25(5). ये क्या कहता है नेक्स्ट सेक्शन? यहां वेयर अ पर्सन हु ऑब्टेन और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट और यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट, इसको ऐसा बॉक्स करो, एन एस्टेब्लिशमेंट, and has an establishment in another state or union territory। अब देखो दो बार एस्टेब्लिशमेंट वर्ड यूज किया है। ठीक है, पहली जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक वर्ड यूज किया रजिस्ट्रेशन, कि ऐसा कोई पर्सन जिसने लिया है या लेना है रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट जो एक स्टेट में है
और दूसरी जो एस्टेब्लिशमेंट वर्ड यूज किया है वहां पे वो कहते हैं एन एस्टेब्लिशमेंट इन, okay, and such then such an establishment in another state or union territory, then such establishment shall be treated as establishment of distinct person, okay, for the purpose of this act. ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट बेटा. बेटा आप सॉफ्टवेयर से ज्वाइन हो चुके हो? आप सॉफ्टवेयर से ज्वाइन हो चुके हो? यस बताइए. चैट रूम में बेटा जहां तक है आपका ऑर्डर आईडी भेजो, कल हम इसके ऊपर वर्क करेंगे क्योंकि मेरा चैट रूम तो वर्क कर रहा है. मुझे ये बताइए सॉफ्टवेयर में यहाँ पे हाँ कुछ बच्चों का चैट रूम वर्क कर रहा है. मुस्कान तुम्हारा ऑर्डर आईडी देना, कल मॉर्निंग में हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, मेरी टीम कोऑर्डिनेट करेगी. चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. वापस से आता हूं बेटा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, यहाँ पे आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इस वर्ड पे ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा कि एन एस्टेब्लिशमेंट, एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है, और एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जो अनादर स्टेट में है, जिसके बारे में कुछ ऐसा बोला नहीं कि रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. देन सच एस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट. ओके, इस प्रोविजन को समझने की कोशिश करेंगे. आगे एक चैप्टर आएगा, वो चैप्टर का नाम होगा रजिस्ट्रेशन. वो चैप्टर का नाम होगा रजिस्ट्रेशन. इसमें हम सेक्शन 22, 23, 24, 25 से लेके तो सेक्शन 30 तक इतने सेक्शंस पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब यहां पे जो सेक्शन 25 है, सेक्शन 25 प्लीज यहां पे ध्यान दीजिएगा. सेक्शन ओके, तो सेक्शन 25 जो है यहां पे, सेक्शन 25 क्या कहता है? सेक्शन 25 यहां पे ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन जो होगा, ओके, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आपके ऐसे प्लेस का किया जाता है जहां से आप प्लेस वेयर यू मेक टैक्सेबल सप्लाई, यू मेक टैक्सेबल सप्लाई, जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वहां का रजिस्ट्रेशन होगा, जिसको हम आगे प्लेस ऑफ बिजनेस कहते हैं. प्लेस ऑफ बिजनेस कहते हैं. अब ओके, यहां पे एक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट और प्लेस ऑफ बिजनेस. ओके, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि बेटा आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है, ये रजिस्ट्रेशन आपके प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां से आप बिजनेस कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, ओके, उसका रजिस्ट्रेशन लिया जाता है. तो ऐसे केस में यहां पे बिजनेस की थोड़ा मैं इसको इस तरह से समझाऊं तो बिजनेस के लिए दो टर्म्स यूज होती है, और वो इस तरह से कि बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट और बिजनेस का प्लेस ऑफ बिजनेस. ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट यानी क्या?
जैसे ओके यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट मतलब कोई आपका हेड ऑफिस हो सकता है, ओके, या एक हेड ऑफिस हो सकता है, या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो सकता है। ऐसा एस्टेब्लिशमेंट ओके जो हेड ऑफिस है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। अब ये जो हेड ऑफिस है या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, ओके, ये अगर ये ऑफिस एडमिन ऑफिस है और ये यहां से यहां से अगर कोई सप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब ओके ये नो सप्लाई हो रहा है, ओके कोई सप्लाई नहीं है, कोई सेल नहीं, ट्रांसफर नहीं, बार्टर नहीं, कोई सर्विस नहीं, जैसे एक हेड ऑफिस है, ओके जस्ट यहाँ पे नेम प्लेट लगाई है एडमिन ऑफिस है, पर वहां से कोई सप्लाई नहीं हो रहा है, कोई वहां से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, बस ऑफिस सेटअप करके रखा है, तो उसको कहा जाता है मियरली एस्टेब्लिशमेंट। और प्लेस ऑफ बिजनेस यानी क्या? प्लेस ऑफ बिजनेस भी एस्टेब्लिशमेंट ही है, ये भी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन यहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, और यहां से अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो ये सिचुएशन में ओके ये कलर लेता है प्लेस ऑफ बिजनेस का। अब दूसरा सवाल, सर क्या हमें हमारे बिजनेस के सारे एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर करने की जरूरत है क्या? नहीं। ओके सेक्शन 25 कहता है, ओके रीड विद सेक्शन 22, आपको वही एस्टेब्लिशमेंट जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन आगे हम पढ़ेंगे। प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन में ओके वो प्लेस जहां से आप बिजनेस कर रहे हो, जहां से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, या आपका वेयर हाउस, स्टोरेज डेपो या कंसाइनमेंट एजेंट, ऐसे कुछ यहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन में ये चैप्टर में हम देखेंगे। तो अगर वो प्लेस ऑफ बिजनेस होगा तो ही आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा इसको और इलैबोरेट करूं, इलैबोरेट ऐसा है, समझ लो यहां पे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ओके उसके बाद में दिल्ली, ओके और उसके बाद में यहां पे गुजरात, ओके महाराष्ट्र में मेरा एक प्रीमाइस है, एस्टेब्लिशमेंट है, और ये महाराष्ट्र में यहां से मैं बिजनेस कर रहा हूं, ओके यहां से मैं सप्लाई कर रहा हूं, तो ये मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा, पीओबी हो जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस। उसके बाद में गुजरात में, ओके गुजरात में अंडर सेम पैन, ओके यहां से भी मैं सप्लाई, गुजरात में मेरा वेयर हाउस है जहां स्टोरेज करता हूं और सेल भी करता हूं, तो ये भी मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा, ओके। लेकिन दिल्ली में जस्ट मेरा एक ऑफिस है, जस्ट मेरा एक ऑफिस है, एडमिन ऑफिस है, ओके वहां जो कुछ स्टाफ रखा हुआ है वर्क के लिए, और दिल्ली में भाई हमारा कैपिटल है, इसलिए कैपिटल में हमारी एक ब्रांच है, ओके नेशनल लेवल का बिजनेस बताने के लिए, तो ये जस्ट एडमिन ऑफिस है, यहाँ ओके कोई भी सप्लाई नहीं होता है, यहाँ कोई भी स्टोरेज नहीं होता है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं होता है और कोई भी स्टोरेज नहीं होता है, तो ये प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं माना जाएगा। और अगर ये प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं माना जाएगा तो ये मियरली एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा, मियरली एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। और अगर ये मियरली एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा तो इसकी रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके रजिस्ट्रेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, ओके नहीं है, ओके यहाँ पे नो नीड टू रजिस्टर्ड, ओके यहाँ पे। तो अब मैं आपको थोड़ा ये समझा दूं कि ऐसा मत समझना कि कोई भी स्टेट में हमारी जस्ट एस्टेब्लिशमेंट है मतलब रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है, नहीं ऐसा नहीं है, ओके हमें रजिस्ट्रेशन सिर्फ वही प्लेस का करना पड़ता है जो हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस है। डन। अब यहां पे ये सेक्शन 25(5) क्या कहता है? सेक्शन 25(5) कहता है कि भाई देखो, ओके ये भी रजिस्टर्ड है, ओके ये भी रजिस्टर्ड है और ये भी रजिस्टर्ड है, ओके क्योंकि दोनों प्लेस ऑफ बिजनेस में थे, इन दोनों में कोई भी सप्लाई होगा और सप्लाई गुड्स का होगा या सप्लाई सर्विस का होगा तो वो तो सप्लाई बोला जाएगा, ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, जीएसटी भी लगेगा। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं, और वो क्या, अगर कोई एक स्टेट में आपके एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड है, यानी यू रजिस्टर्ड और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड है, और दूसरे स्टेट में जस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, दूसरे स्टेट में जस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, रजिस्टर नहीं है, पर ये अनादर स्टेट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अनादर स्टेट में है, ओके और ये रजिस्टर्ड नहीं है,
ठीक है, ये अनादर स्टेट में है, ये रजिस्टर्ड नहीं होगा। इवन दो वो रजिस्टर्ड नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को कैच करना, इवन दो वो रजिस्टर्ड नहीं है, पर ओके ये एस्टेब्लिशमेंट और ये एस्टेब्लिशमेंट ये भी डीडीपी माना जाएगा। एक मिनट फिर से एक बार, 25(5) क्या कहता है, अगर आपकी कोई एक एस्टेब्लिशमेंट जो रजिस्टर्ड है और एक स्टेट में है, और दूसरी कोई एस्टेब्लिशमेंट जो रजिस्टर्ड नहीं भी होगी, आपकी एस्टेब्लिशमेंट है पर अनादर स्टेट में है, कम ऑन, मैंने क्या कहा, अनादर स्टेट में है, तो वो भी डीडीपी माना जाएगा। और वो अगर डीडीपी माना जाएगा तो उसको कोई भी गुड्स या सर्विस सप्लाई किया तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। जैसे दिल्ली में हमारा ऑफिस है, जस्ट एडमिन ऑफिस है, वहां से कोई सेल नहीं होता है, टैक्सेबल सप्लाई नहीं होता है, जस्ट स्टूडेंट्स को असिस्टेंस दिया जाता है, कभी स्टूडेंट आते हैं तो उनकी क्वेरी रिजॉल्व होती है, और हमने एक जस्ट एडमिन ऑफिस वहां पे रखा है, वहां से कोई भी सप्लाई नहीं होता है, कोई भी स्टोरेज नहीं होता है, जो भी ऑर्डर आएगी हमारे पोर्टल पे आएगी। तो अब हमने दिल्ली में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। ओके, क्यों? क्योंकि वहां ना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं, ना कोई स्टोरेज होता है, ना कोई टैक्सेबल सप्लाई वहां से दिया जाता है, तो उसका कोई भी रजिस्ट्रेशन हमने नहीं करवाया। चलिए, अब यहाँ पे अब क्या हुआ था कि वहां दिल्ली ऑफिस में बहुत सी बार स्टूडेंट्स आते हैं तो वो डिस्प्ले में देखते हैं, ओके भाई यहाँ पे आईडीटी के लिए मैं हूँ, कोई अदर फैकल्टी कौन कौन सब्जेक्ट के लिए 20 वार्ड में अदर फैकल्टीज है, ये स्टूडेंट्स देखते हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट आई थी कि यहाँ थोड़ा बड़े टीवी चाहिए, तो यहाँ पुणे में, महाराष्ट्र में पुणे में हमारे पास 2-3 टीवी एक्स्ट्रा थे, तो हमने पुणे से वो टेलीविजन, ध्यान सुनिएगा, पुणे से वो टेलीविजन दिल्ली भेजे। तो अब इवन दो वो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफिस नहीं है, लेकिन 25(5) के तहत ओके वो एस्टेब्लिशमेंट इवन दो रजिस्टर्ड नहीं होगी तभी डीडीपी माना जाएगा। और अगर डीडीपी कह दिया, सेपरेट पर्सन कह दिया, तो सेक्शन 71(c) शेड्यूल 1 पैरा 2 आ जाता है, और वो कहता है कि कोई भी गुड्स, फिर वो टीवी हो, स्टॉक हो, कोई सर्विस हो, कुछ भी हो, कोई भी गुड्स अगर आपने डीडीपी को सप्लाई किया तो वो जीएसटी आएगा। मैंने 2 टीवी जब पुणे से भेजी तो उसके ऊपर जीएसटी असेस किया भाई। ओके, तो आई होप आपको समझा होगा। ओके, एक बार फिर से पढ़ता हूं। ओके, यहां पे देखिए, वेयर अ पर्सन हु ऑब्टेन्ड और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट, एक स्टेट में उसका एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन है, एंड हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट, यानी दूसरे स्टेट में जस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में ओके यहां पे देन सच एस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज डीडीपी फॉर द पर्पस ऑफ दैट। ओके, और वो अनदर स्टेट में, सर अगर ये एस्टेब्लिशमेंट सेम स्टेट में होती तो सेम स्टेट में होती तो वो सिचुएशन में बेटा ओके यहां पे वो एस्टेब्लिशमेंट प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है, तो तुम्हारे सिंगल रजिस्ट्रेशन में वो आ जाता, या आप नहीं भी बताते तो भी चलता। ओके, पर अगर अदर स्टेट में है, इवन दो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, लेकिन वो डीडीपी माना जाएगा। ओके, यहां पे ये प्रोविजन कहती है। तो अब आपका सवाल होगा, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ओके अब आपका सवाल होगा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे 24(4) और 25(5)। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दोनों भी डीडीपी है। अब आपका कहना है कि सर सेक्शन 25(4) ओके और 25(5) में क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25(4) कहता है कि दोनों भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओके, फिर वो सेम स्टेट में हो या अदर स्टेट में हो। ओके, यहाँ पे दोनों भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, फिर वो सेम स्टेट हो या अदर स्टेट हो। ओके, या ये अदर स्टेट हो, तो ये सिचुएशन में ये डीडीपी माने जाएंगे, और अगर ये डीडीपी माने जाएंगे तो ऐसे केस में सारी प्रोविजन एज ए डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की उनको लागू हो जाएगी। लेकिन ओके यहां पे वो क्या कहते हैं कि एक स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो, ध्यान से सुनिएगा, एक स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो, और सेकंड इसमें आपका जस्ट एस्टेब्लिशमेंट है जो रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, तो ये जो है यहाँ पे सेम स्टेट नहीं, ओके ये दोनों अनादर स्टेट में होंगे, यानी डिफरेंट स्टेट में होंगे, अनादर स्टेट में एस्टेब्लिशमेंट होगा तो ही डीडीपी माने जाएंगे। ओके, तो ही डीडीपी माने जाएंगे। आई होप आपको ये प्रोविजन समझ में आई होगी। ओके, समझ में आई होगी तो बोलिए यस सर। ओके, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। अब जो बेटा प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो सॉफ्टवेयर में कनेक्टेड है चैट में। डन? कोई डाउट तो पूछे।
चलिए, ये समझता हूं कि कोई डाउट नहीं है। ओके भाई, देखो अगर आपको डाउट नहीं है इसका मतलब ही ये है कि आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है या आपकी ग्रास्पिंग ज्यादा है। मेरे ख्याल से पहला वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहां पे तो ये कंसेप्ट हमने देखा, जहां तक सेम स्टेट में डिफरेंट स्टेट में क्या पोजीशन होगी हमारी। अब आपके सामने एक सवाल जो है, हाँ, अब आपके सामने एक सवाल जो है ये आ सकता है कि सर जहां तक स्टेट की बात तो हो गई, लेकिन कभी कभी हमारी कोई ब्रांच अदर कंट्री में, हमारी ब्रांच है, हमारे कंपनी की है, समझ लो दुबई में, ओके, हमारी ब्रांच है और वो दुबई में है। तो एसबीआई की ब्रांच समझ लो, एसबीआई की ब्रांच दुबई में है। तो यहां हमने अदर स्टेट के ब्रांच को डीडीपी कहा है, फिर वो रजिस्टर्ड हो या ना हो। ओके, अनादर स्टेट में रजिस्टर्ड हो तो वैसे भी डीडीपी है, और नहीं भी होगा तो भी डीडीपी माना जाएगा। अब समझ लो दुबई में ब्रांच है, अदर कंट्री में है, तो क्या उसको भी डीडीपी कहा जाएगा? तो चलिए जानते हैं इस बात को, आगे बढ़ते हैं। बेटा ये जो एक्सप्लेन किया है वो सेक्शन 8 ऑफ, क्योंकि अदर कंट्री की बात आ गई ना, कंट्री बदल गई, ओके, इसलिए वो सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में कवर किया गया है। और सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट कहता है यहां पे कि अगर आपकी कोई ब्रांच अदर कंट्री में है, समझ लो दुबई में है और इंडिया में है, तो ये ब्रांच को डीडीपी कहा जाएगा। आप लिख सकते हो डायग्राम, ये ब्रांच को यहां पे डीडीपी कहा जाएगा। ओके, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन कहा जाएगा। ओके, तो यहां उन्होंने अदर स्टेट में होगा तो भी डीडीपी, अदर कंट्री में होगा तो भी डीडीपी। मतलब क्या? मतलब अगर आप अपने ब्रांच में ट्रांजैक्शन करते हो, ओके, तो अगर अपने ब्रांच में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन करते हो, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन गुड्स के या सर्विस के, तो ये सप्लाई माने जाएंगे, ये इंटरस्टेट सप्लाई माने जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये इंटरस्टेट सप्लाई माने जाएंगे, और ये इंटरस्टेट सप्लाई मानने की वजह से इसके ऊपर आईजीएसटी के इंपैक्ट आ सकता है। ओके, तो अपनी ब्रांच के साथ ट्रांजैक्शन करना ये डीडीपी माना जाएगा। और ये कौन से सेक्शन में दिया है? सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। मतलब क्या? डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर आप मेरे साथ नोटबुक में रफ में लिख रहे होगे, जो जो मैं लिखता हूं वो लिख रहे होगे, सबसे बेस्ट यहां पे ये जो है हैबिट है, कुछ हैबिट आपने लगा लेना चाहिए जिंदगी में अगर सक्सेसफुल होना है। बेटा ओके, सीए बन के मेरे को लगभग अब 18 ईयर्स होते आ रहे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। ओके, अगर लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है तो कुछ हैबिट, क्योंकि हैबिट ही काम करती है। ओके, जितने बार आप ये करोगे आपने हैबिट लगा लेनी चाहिए। अगर आप मेरे साथ ये नोट्स बनाना, इवन मैं आपको बता दूं, मैं मेरे लाइफ में ओके हर 5 घंटे बाद एक छोटी छोटी नोट्स बनाता हूं कि 5 घंटे में मैंने क्या सोचा, आगे मुझे क्या करना है, कौन से इस पे वर्क करना है। ओके, ऐसा ब्रेक ले लेके मैं नोट बनाता हूं, वो आपको मेरे साथ बनानी है, स्पेशली स्टडी के लिए। आप मेरे साथ कंसेप्ट में बहुत इन्वॉल्व भी रहोगे, साथ साथ में मैं आपको सच में कह दूं ये सब्जेक्ट आपके लिए वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। तो आप नोटबुक में मेरे साथ लिख रहे होगे, लिखते वक्त आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, पर आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। सब रेडीमेड चीजें नहीं होती है। ओके, आप ये बात कब समझोगे? सर ये भी दे दो, वो भी दे दो, रिवीजन भी दे दो, चार्ट भी दे दो, ये भी दे दो, सिर्फ क्या बाकी रहता है पता है क्या? एग्जाम में आके आपका आंसर शीट लिखना, बाकी सब दे दो। नहीं बेटा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, नहीं तो आपको जो चाहे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, सीए बनने के बाद भी डंप रहोगे बिल्कुल। चलिए, मैं मानता हूं कि आपका ऑब्जेक्ट है सीए बनना, लेकिन कुछ चीजें मैं जो कह रहा हूं वो तो करो। एज अ टीचर आपको मैं गाइड कर रहा हूं। ओके, तो यहां पे डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, तो डीम डिस्टिंक्ट पर्सन हमने दो सेक्शन में देखा, सेक्शन 25 और सेक्शन 8 में। सेक्शन 25 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ओके, और सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में। ओके, सेक्शन 25 में हमने दो सिचुएशन देखी। ओके, सेक्शन 25(4), ओके, सेक्शन 25(5). ओके, ये चार्ट की आपको इतनी आदत बन जानी चाहिए कि छोटे छोटे चार्ट्स, मैंने लाइफ में यही किया। ओके, यहाँ पे जब से मैं सीए कर रहा था कि देखो छोटे छोटे कंसेप्ट पे चार्ट, फिर पूरे चैप्टर के चार्ट्स, पूरे चैप्टर से मैंने वॉल चार्ट, यानी चीजों को इतना मैंने ड्रिल करके पूरे ओवरऑल इसमें कनेक्ट किया कि मुझे ये चीजें बहुत काम है लाइफ में, और मैं आपको यही समझाना चाहूंगा। ओके,
तो यहां जहां तक देखा जाए तो 25 4 और 25 5, ओके यहां पे 25 4 ओके ये रजिस्टर टू रजिस्टर बोलता है, और 25 5 ओके रजिस्टर टू एस्टेब्लिशमेंट कहता है। जो अनादर स्टेट में है, जो अनादर स्टेट में है ओके वो डीडीपी माना जाएगा। और सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट किसके बारे में बात करता है? तो सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट ओके डिफरेंट कंट्री ओके यानी आपकी एक ब्रांच ओके इंडिया में है और दूसरी ब्रांच आपकी अदर कंट्री में है ओके अदर कंट्री में होगी तो वो डीडीपी माने जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड, क्लियरली अंडरस्टूड। अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा तो यस कहिएगा। और यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर में लाइक वाला ऑप्शन भी है ओके या थंब वाला ऑप्शन भी है, तो जरूर ऑप्शन दीजिएगा बेटा, इससे मुझे ओके इंस्पिरेशन मिलता है और मैं जितना अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा आपको उतनी ही प्रेरणा मिलेगी। चलिए, तो यहाँ पे ये हमने देखा रिगार्डिंग टू डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन जब दो अलग अलग कंट्री में आपकी ब्रांच होगी। चलिए, अब नेक्स्ट मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि यहां पे पर्सन की डेफिनेशन देख ली, फिर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कब कहा जाता है वो भी हमने देख लिया। सुनो, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कब कहा जाता है वो भी हमने देख लिया, लेकिन पर्सन को जीएसटी में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखा जाता है? भाई हमने पर्सन देखा ओके, और जैसे जैसे कंसेप्ट आगे बढ़ेगा ओके वैसे वैसे आपको एक कंप्लीट व्यू भी आते जाएगा, एक रॉकेट व्यू भी आते जाएगा। ओके, हमने पर्सन देखा, हमने डीडीपी देखा, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन देखा, लेकिन अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल पर्सन? व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल पर्सन? ओके भाई, ये वर्ड क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि जीएसटी देने की जिम्मेदारी तभी आती है, सुनिए, जीएसटी देने की जिम्मेदारी तभी आती है जब आप टैक्सेबल पर्सन होगे। फिर सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल पर्सन? सिर्फ पर्सन होने से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, टैक्सेबल पर्सन भी होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल पर्सन। अगर आप आओगे तो बड़े एक लाइन की डेफिनेशन है। टैक्सेबल पर्सन यानी क्या? टैक्सेबल पर्सन मतलब वो कहते हैं हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और अंडर सेक्शन 24। चलो मेरे साथ एक छोटा सा चार्ट बनाओ, चलो 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 चलो। ओके, टैक्सेबल पर्सन टीपी, टीपी मतलब कौन? टीपी मतलब जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड है यानी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले चुका है, या कि सेकंड दूसरा जो लायबल टू रजिस्टर्ड है, लायबल टू रजिस्टर्ड है। ओके, मतलब लिया नहीं है पर लायबिलिटी आ चुकी है। और लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ओके सेक्शन 22 ऑफ जीएसटी एक्ट और सेक्शन 24 ऑफ जीएसटी एक्ट। भाई सर ये बता दो ये सेक्शन 22 क्या है? 22 जो है ओके ये कहता है कि थ्रेशोल्ड के बाद, थ्रेशोल्ड के बाद आप लायबल हो जाते हो। ओके, लायबल हो जाते हो किसके लिए? लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। और उसके बाद में 24 कहता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कुछ केस में आपको ओके चाहे कितना भी टर्नओवर हो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब टैक्सेबल पर्सन यानी क्या? सुनिए, टैक्सेबल पर्सन यानी क्या? जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है। अब एक सवाल यह है कि सर हमने इंटर में कहीं तो भी सुना था, ओके इंटर में कभी तो भी सुना था, आपने समझाया था, और क्या समझाया था? ओके भाई आपने मेरे पास क्लास किया होगा या किसी के पास भी क्लास किया होगा। आपने ये सुना था कि भाई जीएसटी में ओके 20 लाख तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। टैक्स देने की सॉरी इसको ऐसा लिखता हूं ज्यादा बेटर रहेगा, 20 लाख तक नो नीड टू पे टैक्स, नो नीड टू पे टैक्स। मतलब आपको ऐसा सुनने में आया होगा, नो नीड टू पे टैक्स मतलब एग्जम्पशन, एग्जम्पशन मिल जाता है, जिसे आप कहते हो थ्रेशोल्ड, जिसे आप कहते हो थ्रेशोल्ड। भाई 20 लाख तक थ्रेशोल्ड है, ओके जिसे आप कहते हो थ्रेशोल्ड। अब मैं आपको कह दूं कि ये आदत बदल दो, 20 लाख ओके कुछ केस में 10 लाख,
और कुछ केस में 40 लाख। ओके, ये मैं बाद में, अभी हम 20 लाख को लेके चलते हैं, ये स्पेशल केसेस बाद में देखेंगे। ओके, नो नीड टू पे टैक्स, ऐसा वर्ड यूज करना गलत है। एग्जम्पशन, ये भी वर्ड यूज करना गलत है। जो थ्रेशोल्ड है वो टैक्स का नहीं है। ये जो 20 लाख का थ्रेशोल्ड है वो रजिस्ट्रेशन का है। सर थोड़ा समझाओ कि ये रजिस्ट्रेशन का है, मतलब क्या? मतलब सेक्शन 22 कहता है, सेक्शन 22 कहता है कि नो नीड टू रजिस्टर्ड, नो नीड टू रजिस्टर, रजिस्टर, ओके, till aggregate turnover exceeds 20 lakhs। कुछ केस में 10 लाख, कुछ केस में 40 लाख, वो बाद में देखेंगे। तो मतलब क्या, ये जो थ्रेशोल्ड है, ये थ्रेशोल्ड आपका स्पेलिंग की तरफ ध्यान मत देना मेरे, ओके, कंसेप्ट की तरफ ध्यान देना, क्योंकि मैं जब समझाता हूं तो बहुत इन्वॉल्व हो जाता हूं, स्पेलिंग वेलिंग मत ध्यान देना। ओके, ओके, तो आप स्पेलिंग की तरफ ध्यान मत देना। ओके, थ्रेशोल्ड, तो वो कहते हैं आपको जो थ्रेशोल्ड है, ये थ्रेशोल्ड यहां पे 20 लाख का है, ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं थ्रेशोल्ड जो है, और ये थ्रेशोल्ड आपका, सॉरी बेटा, थ्रेशोल्ड 20 लाख का रजिस्ट्रेशन का है। ओके, मतलब 20 लाख तक आपने एग्रीगेट टर्नओवर के रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया तो भी चलेगा, तो एग्जम्पशन का नहीं है। ओके, रजिस्ट्रेशन का है। और अब क्या होगा? ओके, अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? हमारी डेफिनेशन कहती है, ओके, हाँ, डेफिनेशन और सेक्शन 9, सेक्शन 9(1), सेक्शन 9(1) का चार्ट, ओके, आप जब बनाओगे तो हमने क्या देखा था? लेवी, कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। मैं तीसरे पार्ट पे आऊंगा, पर्सन लायबल टू पे टैक्स। ओके, अब ये पर्सन लायबल टू पे टैक्स कौन होना चाहिए? टैक्सेबल पर्सन। ओके, तो थोड़ा कंसेप्ट को समझ लो। कंसेप्ट को मैं ऐसा समझाना चाहता हूं यहां पे कि लेवी जो है, लेवी यहां पे इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई पे हो, और सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज पे हो। तो लेवी जो है इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पे होगा। लेकिन सेक्शन 9(1) बहुत क्लियरली कहता है, क्या सेक्शन 9(1) क्या कहता है? सेक्शन 9(1) कहता है कि सप्लाई होने के बाद भी टैक्स वही देगा जो टैक्सेबल पर्सन होगा, टैक्स वही देगा जो टैक्सेबल पर्सन होगा। मतलब क्या? मतलब अगर आपने कोई सप्लाई कर दिया, सेल कर दिया, इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट कर दिया, पर आप अगर टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, सुनिए ध्यान से, अगर आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो तो जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। चलो, ये पॉइंट समझ गया, टैक्सेबल पर्सन नहीं हो। अब टैक्सेबल पर्सन यानी क्या? टैक्सेबल पर्सन यानी जो रजिस्टर्ड है या लायबल टू रजिस्टर्ड है। ओके, और सेक्शन 22 के हिसाब से आप कब लायबल होते हो फॉर रजिस्ट्रेशन? तो आप लायबल होते हो फॉर रजिस्ट्रेशन जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स, आई रिपीट, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख, यानी जब 20 लाख क्रॉस होगा तब लायबल होगे, तब लायबल होगे, यानी तब जाके आप टैक्सेबल पर्सन बनोगे, तब तक टैक्सेबल पर्सन नहीं बनोगे। इसलिए अब जो मैं कहना चाहता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या? मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पे 20 लाख का एग्जम्पशन नहीं है, 20 लाख का रजिस्ट्रेशन से बेनिफिट है, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो उसका हम ऐसा कंक्लूड करते हैं कि जब मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा तो मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं बनूंगा, अगर मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं बनूंगा तो मुझे टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि 20 लाख तक जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। 20 लाख तक जीएसटी देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि क्यों? क्योंकि मुझे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसको ये मत कहना कि मुझे एग्जम्पशन मिला ना, रजिस्ट्रेशन से आपको थ्रेशोल्ड मिला। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहां मैं आपको एक बात थोड़ा अलग ढंग से, इसी बात को थोड़ा अलग ढंग से समझाना चाहूंगा। एक कंसेप्ट है जीएसटी में, सेक्शन 25 में, और सेक्शन 25 जब आगे आएगा तो वो कहता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। ओके, वो कहता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या? ओके, वो कहता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या? मतलब अगर किसी बंदे का, समझ लो मैं यहां पे बिजनेसमैन हूं, ओके, मैं यहां पे बिजनेस कर रहा हूं, कुछ गुड्स का बिजनेस कर रहा हूं, और मुझे बजाज ऑटो से,
ओके, बजाज ऑटो से एक ऑर्डर आया, भाई बड़ी कंपनी है, बजाज ऑटो से ऑर्डर आया, ओके बड़ी कंपनी है, ओके नट बोल्ट्स बनाने का, ओके अभी अभी मैंने बिजनेस स्टार्टअप है, मेरा जस्ट स्टार्टअप है, इसी साल 2 महीने में किया, पर बजाज ऑटो से ऑर्डर आ गया, या महिंद्रा वालों को मेरा स्टार्टअप पसंद आ गया, महिंद्रा ने मुझे ऑर्डर दे दी। अब लेकिन इनकी क्या कंडीशन थी, जो मेरा बायर था, इनकी कंडीशन थी ओके कि जीएसटी इनवॉइस चाहिए। मैंने कहा सर मैं क्यों जीएसटी इनवॉइस दूं, मुझे जो है यहाँ पे 20 लाख का थ्रेशोल्ड मिलता है, मैं जीएसटी इनवॉइस क्यों दूं आपको। बड़ी कंपनी कहती नहीं हमें जीएसटी इनवॉइस चाहिए, जिसके रीजंस आपको इंटर लेवल पे आपके फैकल्टी ने पढ़ाए होगे, नहीं पढ़ाए होगे तो मैं आगे आईटीसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। उनको जीएसटी इनवॉइस चाहिए। अब इनको अगर जीएसटी इनवॉइस देना है ओके, और मेरा टर्नओवर जस्ट 5 लाख हुआ है, मैं 20 लाख के नीचे हूं ओके, तो मैं जीएसटी इनवॉइस दूं कैसे। तो दोस्तों ओके सेक्शन 25 कहता है, और 25 कहता है कि यहां पे जो है आप यहां ध्यान सुनिएगा, आप यहां पे ओके रजिस्ट्रेशन जो है वॉलंटरी ले सकते हो, ओके वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, यानी 5 लाख पर भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो ओके, या बिजनेस स्टार्ट होते ही आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। और जो भी मैं एग्जांपल यहां गुड्स के दे रहा हूं सेम फॉर सर्विस ओके, सर्विस के लिए कुछ अलग मत समझना, जो भी मैं गुड्स के लिए कह रहा हूं वो सर्विस के लिए रहेगा ओके, इतना तो लॉजिक आप लगा ही सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया मतलब मैं क्या हो गया ओके, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हो गया। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हो गया, सुनो अगर मैं रजिस्टर्ड हो गया मतलब फिर मैं टैक्सेबल पर्सन हो गया ओके, अगर मैं टैक्सेबल पर्सन होगा तो मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। यानी बस एक लाइन में कहना चाहता हूं, आपको सभी केस में 20 लाख का बेनिफिट नहीं है। कल मेरे पास एक क्लाइंट आ गया और उसने कहा कि भाई मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, लेकिन मैंने सुना है कि 20 लाख का एग्जम्पशन मिलता है, इसलिए मैं जीएसटी नहीं दूंगा। ना मुन्ना ना ओके, 20 लाख का एग्जम्पशन का ही वर्ड नहीं है, 20 लाख का बेनिफिट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन है। अगर तू रजिस्टर्ड है, कम ऑन मेरे साथ कहो ओके, मुंह घुमा के कहो, अगर तू रजिस्टर्ड है मतलब तू टैक्सेबल है। अगर तू टैक्सेबल है, तूने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी ले लिया, तू टैक्सेबल है, तो तुझे जीएसटी देना पड़ेगा। तो 5 लाख के बाद जो भी सप्लाई करेगा, क्योंकि तूने रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब तू टैक्सेबल हो गया और तुझे बेनिफिट देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने यह कहा कि भाई 20 लाख तक हम आपको अलाउ करते हैं कि मत लो रजिस्ट्रेशन, पर आपको अगर लेना हो तो फिर आप टैक्सेबल पर्सन बन जाओगे और आपको हर ट्रांजैक्शन पे जीएसटी देना पड़ेगा। और जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन है, सुनना ध्यान से, जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन है, फिर 1 साल 10 साल 25 साल 50 साल हर ट्रांजैक्शन पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये इनकम टैक्स जैसा नहीं कि हर साल 2.5 लाख का बेनिफिट, लो बेनिफिट, ना मुन्ना ना, यहां एग्जम्पशन नहीं है, यहां पे थ्रेशोल्ड पे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये डेफिनेशन से ओके मैं आप तक बात क्या पहुंचाना चाहता हूं, और बात वहां तक पहुंच जाए तो यहां पे यस दाद देना बेटा, ये कहना चाहता हूं कि टैक्सेबल पर्सन मतलब हर वो पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, क्यों ना उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया हो, या फिर लायबल टू रजिस्ट्रेशन है, भाई वो नालायक है उसने लिया नहीं पर लायबल हो गया, 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो गया ओके, थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, वो लायबल हो गया। अब बहुत से लोग हैं कि जिसने 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस कर दिया और 20 लाख का बाद में इवन दो क्रॉस करने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो अगर लायबल हो जाते हैं सेक्शन 22 में या सेक्शन 24 में कंपल्सरी लायबल हो जाते हैं, तो वो टैक्सेबल पर्सन कहलाए जाएंगे और जीएसटी लायबिलिटी उनके ऊपर आ जाएगी। आई होप आपको ये टैक्सेबल पर्सन 1 लाख की डेफिनेशन समझ में आई होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके आगे जीएसटी में कभी ये मत करना कहना कि 20 लाख का एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स है, वो एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स नहीं है, वो ओके एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन है ओके, वो जो थ्रेशोल्ड है वो रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड है ओके। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन ले लिया तो फिर तभी आप टैक्सेबल पर्सन बन जाओगे ओके, समझा होगा तो जोर से कहो यस सर। वेट कर रहा हूं बेटा आपके आंसर का। चलिए
नेक्स्ट आते हैं एक वर्ड पे, रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन मतलब ऐसा पर्सन जो सेक्शन 25 में जो रजिस्ट्रेशन ले चुका है, पर ये वाली लाइन को अंडरलाइन करना, बट डज नॉट इंक्लूड्स, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, बट डज नॉट इंक्लूड्स अ पर्सन हैविंग यूनिक आइडेंटिटी नंबर। अब इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। ओके, गवर्नमेंट ने सेक्शन 25 में कुछ पर्सन नोटिफाई की है, नोटिफाई की है। एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशंस की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, या फॉरेन एम्बेसी, ओके, एंड एक्सेट्रा। कुछ पर्सन डिफेंस कैंटीन, ओके। तो ये पर्सन उन्होंने नोटिफाई की है, ये पर्सन हो गए तो ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाएंगे। ये पर्सन को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा जिसे कहा जाएगा यूआईएन, ये रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाएंगे। जीएसटी में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो भी इंडिया से परचेस करेंगे, जो भी ये परचेस करेंगे, या आप उसे इनवर्ट सप्लाई भी कर सकते हो, परचेस के जीएसटी का इनको मिलता है रिफंड, परचेस के जीएसटी का इनको मिलता है रिफंड। इसलिए ये रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, यूआईएन करेंगे। और ये यूनिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे इंडिया का एक ही यूआईएन होता है, ओनली वन यूआईएन फॉर इंडिया, ओके। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ लोग हम नोटिफाई करेंगे, और ये जो लोग रहेंगे, ओके, ये लोग रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25 के रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन में नहीं आएंगे। भाई सेक्शन 25 के रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन में क्यों नहीं आएंगे? वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन कहा कि फिर स्टेट वाइज करना पड़ता है, फिर यूनाइटेड नेशन के जितनी ब्रांचेस, ओके, 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में होगी, 5 यूनियन टेरिटरी में सब जगह रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नहीं, ओके भाई, ये तो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेन एम्बेसी है, ओके, यूएस की एम्बेसी है, ये है, जो भी फॉरेन एम्बेसी होगी, इनको इतनी तकलीफ नहीं देगी कि हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन, इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता है, ओके, इंडिया के बाहर की इंडिया कैसा है, हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन करो, कंप्लायंस करो, एक्सेट्रा। नहीं, इन लोगों को हम एक यूनिक नंबर देंगे जिसे हम कहेंगे यूआईएन, और वो यूआईएन जो है इनको पूरे इंडिया का कॉमन मिलेगा, और कॉमन यूआईएन जो है, ओके, इनको एक ही यूआईएन एक ही बार रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए डेफिनेशन में क्लियरली कहा कि जब आप रजिस्टर्ड पर्सन लोगे तो रजिस्टर्ड पर्सन में हर वो पर्सन आएगा जो सेक्शन 25 में रजिस्ट्रेशन ले रहा है, लेकिन वो पर्सन नहीं आएगा जिसके पास यूआईएन है। वो इसके बारे में और बात करेंगे बाद में। चलिए, अब बेटा मैं जो डिस्कशन आपके साथ करना चाहूंगा वो कंसेप्ट है सीटीपी एंड एनआरटीपी। ओके, सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये सीटीपी और एनआरटीपी का कुछ डिस्कशन अभी होगा और कुछ डिस्कशन रजिस्ट्रेशन चैप्टर में होगा। अभी मैं जो डिस्कशन करूंगा सीटीपी और एनआरटीपी का, कोशिश करूंगा कि आपको कंसेप्ट में पूरा समझा सकूं, लेकिन अगर आपको 100 में से 60% भी कंसेप्ट समझ में आ गया, इनफ, ठीक है, 100 में से 60% कंसेप्ट भी समझ में आ गया तो इनफ, क्योंकि बचे हुआ 40% कंसेप्ट मैं आपका कवर करूंगा इन चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, क्योंकि वो अभी कोशिश तो मैं पूरी करूंगा, पर देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। पर सब उसके पहले मैं आपके सामने कुछ सिचुएशन रखूंगा, यानी देखो पर्सन की कितने अलग अलग कलर्स है। ओके, यहाँ पे पर्सन, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, सीटीपी और एनआरटीपी, और सीटीपी और एनआरटीपी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए बेटा, मुझे पहले आप ट्रांजैक्शन को देख के डिफरेंस बताइए। वी स्मार्ट समझ लो कोई गुड्स में इन्वॉल्व है, गुड्स का भी सप्लाई करता है, सर्विस का भी सप्लाई। अभी गुड्स का एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। वी स्मार्ट
स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है और यहां पे यहां से वो गुड सप्लाई कर रहा है जिसका बायर यहां पे पंजाब में है, जिसका बायर पंजाब में है और वो गुड सप्लाई कर रहा है। नाउ बायर से ध्यान से देखना, एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बायर से ऑलरेडी ऑर्डर आ चुकी है, बायर से ऑर्डर आ चुकी है, ठीक है। गुड्स रेडी हो गया है फॉर सप्लाई। जब गुड्स रिमूव हो रहा था, रिमूवल पे इमेजिनेशन बड़ी ताकत है, जितना इमेजिन करोगे। मैंने जब भी पढ़ाई की कभी ऐसी पिलो लेके 2 पेज टर्न करते हुए नहीं की। मैंने जित हो सके तो टेबल चेयर और ये डायग्राम्स, जितनी मैं डायग्राम्स बना सकूं। मैं कंपनी लॉ में भी ऐसे डायरेक्टर, फिर एक डायरेक्टर इंसॉल्वेंट या फिर पिया हुआ है उसको वैसे भी डायग्राम बनाता था। अपने आप को इन्वॉल्व रखता था थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, और ये आपको भी करना है। बेटा मैं कोई सेपरेट मोटिवेशन नहीं दूंगा, पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। वो चीजें आपको फॉलो करनी है, हैबिट बना लेनी है। छोटी छोटी हैबिट बहुत बड़ा काम करेगी, ठीक है। तो रिमूवल। अब आपसे पहला सवाल, क्या रिमूवल पे ऑलरेडी सेल ऑर्डर आ चुकी है? हाँ, सेल ऑर्डर आ चुकी है, मतलब सेल फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, यानी सेल ऑर्डर आ चुकी है, मतलब ही वो रिमूवल पे सप्लाई है। और सप्लाई है तो हम टैक्स इनवॉइस बना लेंगे। रिमूवल पे इनवॉइस, क्योंकि इनवॉइस रिमूवल पे बनाना पड़ता है। अगर आपको इंटर का थोड़ा बहुत याद होगा तो रिमूवल पे टैक्स इनवॉइस बनाएंगे, वैल्यू लिखेंगे, जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, जीएसटी पे करेंगे। मतलब क्या? ओके, मेरा ये कहना है कि रिमूवल पे सप्लाई ऑलरेडी था, टैक्स इनवॉइस बन गया, और ये केस में हम क्या लगाएंगे? तो ये केस में हम आईजीएसटी लगाएंगे, ये केस में आईजीएसटी लगाएंगे। ये एग्जाम्पल समझा होगा, मैं आगे पढ़ाते रहूंगा, आप यस जरूर लिखिएगा। ओके, आपका रिप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि आपके मेरे बीच में ये कैमरा है तो मुझे कैसे समझेगा कि आपको समझा या नहीं समझा। तो बेटा टैक्स इनवॉइस बनेगा, आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी, यानी ये जब रिमूव हो रहा था तभी पता था कि ये इंटरस्टेट है, ये इंटरस्टेट है, इसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा, और तभी वो सप्लाई हो चुका था, तभी वो सप्लाई हो चुका था। यहां तक क्लियर? उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल मैं यहां लेता हूं, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को कॉपी करके हम सेकेंड ले लेते हैं। सर आप बोलोगे आपके जैसा हमारे पास फैसिलिटी होता तो कितना अच्छा होता। ठीक है, चलिए। अब सेकेंड एग्जाम्पल में अदर स्टेट में आपका बायर नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज करता हूं, आपका वेयर हाउस है। ओके, वेयर हाउस है, और आप जो रिमूव कर रहे हो वो अपने ही वेयर हाउस वी स्मार्ट का ही है। ओके, वी स्मार्ट का वेयर हाउस है, और आप अपने वेयर हाउस में स्टोरेज के लिए रिमूव कर रहे हो। आप अगर अपने वेयर हाउस में स्टोरेज के लिए रिमूव कर रहे हो तभी ये रिमूवल के वक्त ही सप्लाई बोला जाएगा। किस में बोला जाएगा? सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में ये सप्लाई बोला जाएगा। इवन दो सेल नहीं हुआ है, ओके, सेल नहीं है भाई, ये स्टॉक ट्रांसफर है। ओके, और स्टॉक ट्रांसफर जो है, आप यहां पे स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो, पर रिमूवल के वक्त ही पता है कि ये सप्लाई है। ओके, ये डीम सप्लाई है, शेड्यूल 1 का सप्लाई है। ओके, और आईजीएसटी लग जाएगा, टैक्स इनवॉइस बन जाएगा, टैक्स इनवॉइस बन जाएगा। लेकिन अब मैं आपके सामने तीसरी सिचुएशन रखता हूं भाई, और ये तीसरी सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या? वो ये बेटा कि अगर आप महाराष्ट्र में हो और आपको पता चला गोवा में, ध्यान से सुनिएगा, वी स्मार्ट से, ओके, वी स्मार्ट से कोई गुड्स एग्जीबिशन के लिए जा रहा है। गोवा में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा, ओके, और हम एग्जीबिशन के लिए लेके जा रहे हैं। ओके, एग्जीबिशन के लिए जहां हमने एक शॉप और जगह
रेंट पे ली है और वो एग्जीबिशन के लिए लेके जा रहे हैं। जब आप महाराष्ट्र से वो एग्जीबिशन के लिए लेके जा रहे हैं तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपके आंसर का वेट भी करूंगा। जब रिमूवल हो रहा है, यहां से जब रिमूवल हो रहा है, और अज्यूम करना गोवा में वी स्मार्ट की कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो एस्टेब्लिशमेंट, नो एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वी स्मार्ट, वी स्मार्ट की कोई भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। और महाराष्ट्र से गुड्स गोवा जा रहा है। अब महाराष्ट्र से जब गुड्स गोवा जा रहा है और वी स्मार्ट की कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं और एग्जीबिशन के लिए जा रहा है, तो मेरा पहला सवाल आपसे, ओके, क्या ये सप्लाई बोला जाएगा? ओके, सप्लाई आइदर सेल होना चाहिए, फॉर कंसिडरेशन, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। सप्लाई की डेफिनेशन हम आगे देखेंगे, उसका ही बैकग्राउंड हम तैयार कर रहे हैं। तो क्या ये सप्लाई बोला जाएगा? क्योंकि ये जस्ट रिमूवल है। हम तो वहां जाएंगे, वहां गुड्स को सजाएंगे और गुड्स सजाने के बाद वहां कस्टमर आएंगे और वो कस्टमर आने के बाद हम गुड्स को सेल करेंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो अब ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो ये अभी सेल कर रहा हूं या वहां जाके सेल कर रहा हूं? वहां जाके सेल कर रहा हूं। तो क्या ये सप्लाई है? नो, ये सप्लाई नहीं है, ये जस्ट रिमूवल है, सप्लाई नहीं है। मैं वहां जाके बेचने वाला हूं और वहां पे मेरा कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ओके, तो ऐसे केस में ओके, यहां अगर ये सप्लाई नहीं है तो नो डाउट रूल 55 चालान में ये रिमूव हो जाएगा। ओके, रूल 55 चालान में ये रिमूव हो जाएगा। आई होप आपको पहले तो बताओ इतना समझा कि नहीं समझा, सप्लाई है या नहीं है? तो ये सप्लाई नहीं है, इतना समझा कि नहीं समझा? बोलिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। चलिए, तो ये सप्लाई नहीं है, वहां जाके सेल हो, क्योंकि यहां होगा और यहां जाके हम कस्टमर को सप्लाई करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है भाई देखो, आपका हमें कोई भरोसा है नहीं, आपका हमें कोई भरोसा है नहीं। तो ये सिचुएशन में आपको, अगर आप ऐसे अदर स्टेट में वहां जाके बेचने वाले हो, सुनना, अदर स्टेट में वहां जाके बेचने वाले हो जहां आपका कोई भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और पहले से जब आप रिमूव कर रहे हो उस वक्त, तीन एग्जांपल में क्या डिफरेंस है? पहले एग्जांपल में पंजाब में मेरा एस्टेब्लिशमेंट हो या ना हो, मेरे पास ऑर्डर पहले से थी और जब मैं रिमूव कर रहा था तभी मेरे पास सेल्स ऑर्डर थी, इसलिए वो टैक्स इनवॉइस क्लियर था। ओके, आईजीएसटी लगेगा, ये क्लियर था। सेकंड केस में मैं अपने ही एस्टेब्लिशमेंट को दे रहा हूं तो वो सप्लाई था, टैक्स इनवॉइस बनेगा, क्लियर था। लेकिन थर्ड केस में ओके, वहां जाके मैं बेचने वाला हूं, पता नहीं बेचूंगा नहीं बेचूंगा, कितना स्टॉक वापस लाऊंगा, स्टॉक गायब कर दूंगा, क्या करूंगा पता नहीं। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि जब जब भी आप कोई अदर स्टेट में जा रहे हो और वहां जाके बेचोगे तो आपको एडवांस में एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन लेना है सीटीपी का। ओके, और ये सीटीपी का रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 के हिसाब से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। भाई सर सीटीपी मतलब क्या? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। भाई आप किसी अदर स्टेट में जा रहे हो कैजुअली, ओकेजनली, तो आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और वो रजिस्ट्रेशन सीटीपी का आपको लेना पड़ेगा। चलिए, अब आपके बहुत सारे सवाल, आपके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन ये हो सकता है ओके कि सर अगर मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं और मैं अनरजिस्टर्ड हूं और ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं और एग्जीबिशन के लिए जा रहा हूं, तभी आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर में मैं सब आपको पढ़ा दूंगा। ओके, सेपरेट रजिस्ट्रेशन सीटीपी का लेना पड़ेगा, कंपल्सरीली लेना पड़ेगा। और अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तभी ये आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन सीटीपी का लेना पड़ेगा, एज अ सीटीपी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। चलिए, अब आपका सवाल होगा कि सर ये जो रजिस्ट्रेशन है, हम कुछ ही एग्जीबिशन में जा रहे हैं। ओके, अगर आप एग्जीबिशन के लिए जा रहे हैं तो अगर आप एग्जीबिशन के लिए जा रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एग्जीबिशन के लिए जा रहे हो और वो एग्जीबिशन के लिए वहां पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जा रहे हो,
तो आपको सेपरेट सीटीपी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैं पहले ही कह रहा हूं, आपको 100 नहीं भी समझा, 60% भी समझ में आ गया, दैट्स इनफ। ओके, मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अनरजिस्टर्ड हो गए तो भी, और एज अ सीटीपी लेना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन आपको परमानेंट नहीं मिलता है, ये रजिस्ट्रेशन आपको ये टेम्पररी पीरियड के लिए मिलता है। टेम्पररी पीरियड के लिए ये रजिस्ट्रेशन मिलता है सीटीपी का, जो आपको कंपलसरी लेना पड़ता है। टेम्पररी पीरियड यानी क्या, अगर आपने अप्लाई किया और एप्लीकेशन में लिखा कि मेरा एग्जीबिशन 20 डेज का है, एप्लीकेशन में लिखा मेरा एग्जीबिशन 20 डेज का है, तो फिर 20 दिन का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन में कुछ नहीं लिखा, या फिर मैक्सिमम कितना, तो ये मैक्सिमम आपको रजिस्ट्रेशन 90 डेज का ही मिलेगा। 90 डेज से ज्यादा ये रजिस्ट्रेशन नहीं आएगा सीटीपी का। और इसको क्या एक्सटेंशन का पावर है, तो यस, इसको एक्सटेंशन का पावर है, और ये एक्सटेंशन फर्दर 90 डेज के लिए रहेगा। यानी आप चाहो तो इसको फर्दर 90 डेज और एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन मैक्स टू मैक्स यहां पे 180 डेज से ज्यादा ये रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू नहीं रहेगा। एक बार फिर से आप अगर कोई ऐसे स्टेट में जा रहे हो जहां आपका कोई भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, और वहां जाके आप बिजनेस करोगे, सुनिए, वहां जाके आप बिजनेस करोगे, वहां जाके सप्लाई करोगे, तो गवर्नमेंट अपने आप को सिक्योर कर रही है। गवर्नमेंट कहती है कि स्पेशली ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे जीएसटी में, जिसको हम कहते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन, जो सेक्शन 24 में कंपलसरी लेना पड़ेगा। इसको थ्रेशोल्ड भी नहीं मिलता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें मैं एडवांस में कह रहा हूं जो बाद में कवर होगी। और आपको अगर इंटर लेवल पे अच्छी फैकल्टी ने ये कंसेप्ट समझाया होगा तो आपको मैं जो कह रहा हूं वो इजी पे जाएगा, नहीं समझा होगा तो डोंट वरी। जो भी ये पूरा डिस्कशन कवर होगा रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, मैं कवर करूंगा। मैं आपके डाउट्स भी एंटरटेन करूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहां जब जाके आप बेचोगे तो वो यहां बेचने के बाद जो जीएसटी आएगा उसका गवर्नमेंट का उसके ऊपर ट्रैक रहेगा, क्वांटिटी पे ट्रैक रहेगा, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, कितना आप टैक्स कैलकुलेट करोगे उसके सबके ऊपर आपका गवर्नमेंट का ट्रैक रहेगा। क्योंकि आप ऐसे स्टेट में जाके बेच रहे हो जहां आपका कोई भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। उसके बाद में ये रजिस्ट्रेशन सेपरेट रहेगा। आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उससे कोई लेना देना नहीं। ये टेम्पररी पीरियड का रजिस्ट्रेशन रहेगा और ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन रहेगा। कितने दिन का रहेगा? अगर आपने एप्लीकेशन में कहा कि मैं 20 दिन का लेना चाहता हूं, 10 दिन का लेना चाहता हूं, 30 दिन का लेना चाहता हूं, तो उतने पीरियड का मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम फर्स्ट इंस्टेंस में 90 डेज से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपको 90 डेज से ज्यादा चाहिए क्योंकि आपका एग्जीबिशन बड़ा चला, या कोई भी ऐसा बिजनेस जो कैजुअली आप जा रहे हो और ज्यादा दिन चला, तो आप एक्सटेंशन ले सकते हो। एक्सटेंशन कितना ले सकते हो? फर्दर 90 डेज ले सकते हो। मैक्सिमम 180 डेज का ये रजिस्ट्रेशन होगा। तो चलिए थोड़ा मैं आपको ये डायग्राम से समझाना चाहूंगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यानी क्या? पहले डेफिनेशन देखो। यहां पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यानी मीन्स अ पर्सन ऑकेजनली, अंडरलाइन, ऑकेजनली अंडरटेक द ट्रांजेक्शंस। मतलब वो ऑकेजनली ट्रांजेक्शन करेगा, कैजुअली करेगा, सब इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स जाएगा या सर्विस देने जा रहा है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो भी गुड्स और सर्विस देने जा रहा है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, एज अ प्रिंसिपल, एज अ एजेंट, और कोई भी कैपेसिटी। अब लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर ही हैज नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। वो जो सप्लाई करने जा रहा है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, वो ऐसे स्टेट में या यूटी में जा रहा है जहां उसका कोई भी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो ये जो बंदा है, ये बंदा रजिस्ट्रेशन लेगा। ये एग्जीबिशन में जा रहा है, ये बंदा रजिस्ट्रेशन लेगा एज अ सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का वो रजिस्ट्रेशन लेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेता है। और अगर गोवा में सेल होता है, यहां पे गोवा में सेल होता है, तो उस पे आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं, आईजीएसटी लगेगा। और यहां पे महाराष्ट्र से वो आईजीएसटी का पेमेंट करेगा। एक इंपॉर्टेंट बात आपको अभी बता देता हूं, और वो क्या? वो ये मैं बता देता हूं कि यहां वो महाराष्ट्र से गवर्नमेंट को पे करेगा, और जितना भी सेल हुआ, यहां पे जितना भी सेल हुआ उसका आईजीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा।
उसको आईजीएसटी लगेगा। और ऑब्वियस है कि आईजीएसटी का रेवेन्यू कौन से स्टेट को मिलेगा, गोवा स्टेट को मिलेगा। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन स्टेट को दिया जाता है, गवर्नमेंट उसको अलोकेट करेगी, पर सीटीपी का टैक्स एज अ आईजीएसटी लगेगा। नाउ उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और ये रजिस्ट्रेशन, अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रजिस्ट्रेशन 5 days बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, रजिस्ट्रेशन जो लेना पड़ेगा 5 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, यानी गोवा में एग्जीबिशन स्टार्ट होने के 5 दिन पहले, यानी रजिस्ट्रेशन एडवांस में लेना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट को एडवांस में बताना पड़ेगा। ध्यान सुनना, गवर्नमेंट को यहां पे एडवांस में बताना पड़ेगा कि हम जो है गोवा में एग्जीबिशन है और एग्जीबिशन के लिए जा रहे हैं। ओके, और ये 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेके जाना पड़ेगा। बहुत जीएसटी लॉ बहुत क्लियर है। आप कोई भी ऐसे स्टेट में जा रहे हो जहां आपका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो आपको पहले ही उसका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसको हम सीटीपी कहते हैं। वो बिजनेस स्टार्ट होने के 5 दिन पहले करवाना पड़ेगा, 5 दिन पहले करवाना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 days बिफोर, ऐसा उन्होंने लिखा है। चलिए, आई होप आपको ये समझा होगा। उसके बाद में ओके, यहां पे आगे लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि जब वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा, साथ साथ में उनको एडवांस टैक्स भी देना पड़ेगा, एडवांस टैक्स भी देना पड़ेगा। ओके, मतलब ओके, जब तक वो टैक्स नहीं देता है, ओके, तब तक ओके उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो एडवांस टैक्स भी देना पड़ेगा। सर, अब उसने माल बेचा ही नहीं, वो तो वहां जाएगा, वहां जाने के बाद माल बेचेगा। ओके, अब उसने अगर टैक्स माल बेचा ही नहीं, तो वो टैक्स क्यों दे? गवर्नमेंट ये जो आपसे एडवांस टैक्स लेती है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, आई रिपीट, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ही रखती है, वो टैक्स में यूटिलाइज नहीं करती है। पर आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, जो कॉमन पोर्टल पे बनता है, उसमें आपको ये पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है? आपने ऑफिस में देखा ही होगा। ओके, यहां पे तो कैश लेजर में डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा। सर, वो कितना डिपॉजिट करेगा? उसने तो सेल किया ही नहीं, तो वो अपनी एस्टिमेटेड लायबिलिटी, ओके, यानी एडवांस टैक्स ऑन एस्टिमेटेड लायबिलिटी, एस्टिमेटेड लायबिलिटी, तो वो अपनी एस्टिमेटेड लायबिलिटी निकालेगा कि भाई वो कितना जाके बेचेगा, और वो एस्टिमेटेड लायबिलिटी का पैसा यहां पे डिपॉजिट करेगा। ओके, तो ये एस्टिमेटेड लायबिलिटी को जो है यहां पे आईजीएसटी, हाँ, वो ऑलवेज सीटीपी का जो टैक्स जमा होगा वो एज आईजीएसटी जमा होगा। ओके, वो महाराष्ट्र से जमा होगा एज आईजीएसटी। और बेटा आप इनफ मैच्योर्ड हो जाओ, आईजीएसटी का पैसा अगर पे हुआ, तो आईजीएसटी का पैसा महाराष्ट्र को तो मिलना नहीं है, आईजीएसटी का पैसा डेस्टिनेशन स्टेट को मिलना है। कौन सा डेस्टिनेशन स्टेट है? गोवा। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट अलोकेट करेगी, तो वो गोवा को ही अलोकेट करेगी। तो यहां पे एज आईजीएसटी वो पे हो जाएगा, और बाद में अलोकेशन गोवा को हो जाएगा। तो आपको एस्टिमेटेड लायबिलिटी पे ओके आपको टैक्स देना है, टैक्स देने के बाद ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन 5 दिन पहले लेना है, और बाद में ही गुड्स को रिमूव करना है। ओके, बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन, साथ साथ में एस्टिमेटेड लायबिलिटी पे आपको टैक्स देना है। यानी गवर्नमेंट फुल सिक्योर्ड चलती है, क्योंकि कल जाके आपने कोई गुड्स गायब कर दिया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? क्योंकि आपकी कोई एस्टेब्लिशमेंट है नहीं। ओके, वहां पे गुड्स बेच दिया, पता नहीं चला क्या होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए गवर्नमेंट पहले अपने आप को सिक्योर कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई तू 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवा, एडवांस में टैक्स दे, एस्टिमेटेड लायबिलिटी पे टैक्स दे। हाँ, अगर इसमें ऐसा हुआ कि तुम्हारा सेल एक्चुअल कम हुआ जो आपने एस्टिमेट किया था, तो जो भी टैक्स का डिफरेंस है वो रिफंड मिल जाएगा। रिफंड चैप्टर में देखेंगे कि जो आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया और बाद में कम सेल हुआ, तो रिफंड मिल जाएगा। और अगर आपने ज्यादा सेल कर दिया, तो डिफरेंशियल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो जहां तक है ये सीटीपी का रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने देखा। पर फिर से कह देता हूं, ये एक जनरल आइडिया है, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए आपके, पर वो क्वेश्चंस मैं अभी सॉल्व नहीं कर सकता हूं। ओके, आप लिख के जरूर रखें ये सारे क्वेश्चंस। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप आईटीसी चैप्टर देखेंगे, आईटीसी के चैप्टर के बाद हम आगे कंपोजिशन देखेंगे एक्सेट्रा। और फिर जब मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर पे आऊंगा, तो पूरा फ्लो आपको लिखवा के दूंगा। ध्यान सुनना, पूरा फ्लो आपको लिखवा के दूंगा, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको मैं लिखवा के दे दूंगा। ओके, बस इतना बताओ कि क्या ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया सीटीपी का? बस बेसिक कंसेप्ट चाहिए मुझे।
ओके, बाकी मैं आगे कवर कर लूंगा। आपके बहुत सारे डाउट्स हो गए मैं मानता हूं, लेकिन दोस्तों यहां रुक जाना, ओके, यही रोक देना। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको 3-4 चैप्टर्स का डिटेल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो ये था पर्सन को एज कब कहा जाता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ओके, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जिसकी एक बेसिक जानकारी हमने यहां पे ली है। ठीक है, अब आते हैं एनआरटीपी। एनआरटीपी मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी। सर अगर ये कंसेप्ट आगे अच्छे से होने वाले तो आप अभी ये क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा क्यों? क्योंकि सीटीपी एनआरटीपी ये वर्ड्स कंपोजिशन स्कीम चैप्टर में भी है। सीटीपी एनआरटीपी वर्ड जो है आगे आईटीसी में भी आता है। तो आपको फिर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपको गड़बड़ हो जाती है। और इंटर का कौन सा याद आ रहा है आपको? ओके, तो यहाँ पे चलिए, एनआरटीपी यानी क्या? एनआरटीपी मतलब, ओके देखिए प्रोसेस बताता हूं। आपने बहुत सी बार देखा होगा, नेपाल से, अदर कंट्री से जो नॉन रेसिडेंट है लेकिन इंडिया में आने के बाद वो टैक्सेबल पर्सन कैसे बनते हैं? है नॉन रेसिडेंट। नेपाल से बहुत सारे लोग स्वेटर लेके आते हैं, जैकेट्स लेके आते हैं ठंडी के दिनों में, और वो इंडिया में जब आते हैं तो रोड साइड शॉप लगाते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं। उनका कोई भी एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं होता है, और वो आते हैं, रोड साइड शॉप लगा लेते हैं, ओके, रास्ते पे शॉप लगा लेते हैं, एग्जीबिशन में लगा लेते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है इन लोगों को भी इंडिया में जीएसटी देना पड़ेगा। पर इंडिया में जीएसटी कैसे दे, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाए? क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए इनका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है, इनका कोई फिक्स प्लेस ही नहीं है, ये तो चलते फिरते रास्ते पे बिजनेस करते हैं। तो इनको गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोविजन रखी है, एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है जिसका कोई भी यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस ओके इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं है, और वो इंडिया में आके रोड साइड बिजनेस कर रहे हैं, एग्जीबिशन में बिजनेस कर रहे हैं, तो इन्हें टैक्स देने की एक प्रोसीजर गवर्नमेंट ने रखी है, रजिस्ट्रेशन करने की एक प्रोसीजर गवर्नमेंट ने रखी है, और बिल्कुल प्रोविजन सीटीपी जैसा है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एनआरटीपी, non-resident taxable person, means who occasionally undertake transaction of supply of goods or services, दोनों गुड्स या वो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, या मैंने जेम्स बॉन्ड को बुला लिया, ओके मैंने नहीं बुलाया, जेम्स बॉन्ड जो है यहाँ आने के बाद सर्विस दे रहा है, सुनिए यहाँ आने के बाद वो सर्विस दे रहा है, ओके, पर वो इंडिया का नहीं है, यहाँ आने के बाद वो सर्विस दे रहा है, ओके, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, एज अ प्रिंसिपल या एज अ एजेंट सर्विस दे रहा है, हु हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंस इन इंडिया, जिसका कोई बिजनेस प्लेस भी इंडिया में नहीं और रेसिडेंस भी नहीं, चलो रेसिडेंस होता तो उसको पकड़ लेते, लेकिन उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है या रेसिडेंस नहीं है इंडिया में, और इंडिया में आके वो बिजनेस कर रहा है, तो उसको तो जीएसटी देना है। तो गवर्नमेंट कहती है इन बंदों को भी हम एक जिम्मेदारी रखते हैं कि इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने के पहले एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ले, 5 दिन पहले, एटलीस्ट 5 डेज बिफोर एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ले, जो एनआरटीपी कहा जाएगा, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कहा जाएगा, और अपने आप को गवर्नमेंट में नोटिफाई करे कि मैं इंडिया आ चुका हूं, मेरा कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, पर इंडिया में मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस इंडिया से मुझे पैसा कमाना है, और कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे इंडिया में अगर बिजनेस करने हैं तो मैं जीएसटी भी दूंगा, ओके डरिएगा मत, लेकिन अब मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करवाऊं, इंडियन गवर्नमेंट, मोदी जी आप बताइए, तो मोदी जी कहते हैं तू रजिस्ट्रेशन करवा एज अ एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सुनिए ध्यान से, तू रजिस्ट्रेशन करवा एज ए एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। चलिए वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा एज ए एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ओके, इसकी प्रोसीजर पूरी मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा होगा। चलिए एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, पिक्टोरल प्रेजेंटेशन से आपको समझ में आएगा। समझ लो कार आ रही है, ओके, और दिल्ली में बहुत बड़ा एक्सपो है और बहुत सारी कार्स इंडिया में आ रही है यहाँ पे एक्सपो में। अब जो बंदा ये कार लेके आ रहा है, सुनिए ध्यान से, जो बंदा ये कार लेके आ रहा है उसका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, वो ऑकेजनली आ रहा है,
एग्जीबिशन में आएगा, नेपाल वाले लोग स्वेटर लेके आएंगे, जैकेट लेके आएंगे, ओके। और यहाँ पे ये जो एग्जीबिशन में आएगा, अब ये कार जो सेल कर रहा है, तो यहाँ पे वो जो सेल कर रहा है, ओके, ये सप्लाई जो कर रहा है इंडिया में आके, इसके ऊपर बेटा ओके ये इंटरस्टेट माना जाएगा, और इंटरस्टेट मान के इसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा, इसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। इंटरस्टेट मान के लिखना हो तो आप डायग्राम में लिख सकते हो, तो आईजीएसटी लगेगा। पर इस बंदे को ओके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ओके, तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज ए एनआरटीपी, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज अ एनआरटीपी। और ये रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 डेज बिफोर, एटलीस्ट लिखना हो तो लिखो 5 डेज बिफोर लेना पड़ेगा, बिफोर लेना पड़ेगा। और इसको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, एडवांस टैक्स जो है देना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, डिपॉजिट एडवांस टैक्स, उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा ऑन एस्टिमेटेड लायबिलिटी, एस्टिमेटेड लायबिलिटी जो भी, यानी सीटीपी जैसा ही है। 5 दिन पहले वो रजिस्ट्रेशन लेगा, फिर यहाँ पे वो अपना बिजनेस कर सकता है। जो भी एस्टिमेटेड लायबिलिटी है, वो एस्टिमेटेड लायबिलिटी पे उसको टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर बाद में अगर कम सेल हुआ तो रिफंड मिल जाएगा, ज़्यादा हुआ तो डिफरेंस उसको पे करना पड़ेगा। तो जहाँ तक ये देखा, ये एनआरटीपी है। तो हमने 2 कंसेप्ट देखे, सीटीपी, सीटीपी अदर स्टेट में जा रहा है इंडिया का ही, है इंडिया का ही, पर अदर स्टेट में जा रहा है जहां उसका कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ऑकेजनली जा रहा है, सप्लाई कर रहा है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। और एनआरटीपी मतलब बाहर का आदमी इंडिया में आके टेम्पररी बिजनेस कर रहा है, इसको भी रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम 90 डेज, फर्दर एक्सटेंशन 90 डेज, इतना ही मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में वो इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी प्रोसीजर रखी है, देख भाई तो बिजनेस कर रहा है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करवा, इसके पासपोर्ट के बेस पे इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ओके, 5 दिन पहले करवा, और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ तू एडवांस डिपॉजिट टैक्स भी दे, तो ही तुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। और फिर बाद में तू अपनी डिटेल सबमिट कर, रिटर्न सबमिट कर, रिटर्न फॉर्म में आगे पड़ा होगा, और उसमें तूने एक्चुअल कितना बेचा वो बता, तूने कितना डिपॉजिट किया वो बता, डिफरेंशियल अमाउंट आइदर रिफंड ले ले या एक्स्ट्रा टैक्स पे कर। ये कंसेप्ट था एनआरटीपी का, ओके। तो ब्रॉड सेंस में ओके ये 2 कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए। चलिए बेटा, मैं अब आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, हर कंसेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर आपको बेसिक लेवल पे समझ में आया क्या सीटीपी और एनआरटीपी क्या होता है? यस और नो? वेट करूंगा आपके आंसर का। स्पीड इज ओके? स्पीड ओके है बेटा? आपको मेरे साथ मैच करना ही पड़ेगा। और 1 घंटा एक्स्ट्रा आपको घर पे देना है। चलिए, आपको कोई डाउट्स नहीं है, पर ख्याल रहे जो भी मैं समझा रहा हूं 1 घंटा आपको घर पे देना है। ये मेरा रेगुलर बुक है, यहां पे हर चीज मैं कवर कर रहा हूं, पर 1 घंटा आपको मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब हु ओन, ऑपरेट, मैनेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब वही जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, उसे ईसीओ कहा जाएगा। इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सप्लायर। ओके, ये जो डेफिनेशन है प्रायोरिटी बी, मेरे को एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सप्लायर मीन्स
ओके सर, ये डेफिनेशन कॉन्सेप्ट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लायबिलिटी टू पे जीएसटी इज ऑन सप्लायर, और सप्लायर यानी कौन? सप्लायर में इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल मीन्स अ पर्सन सप्लाइंग said goods or services or both, and shall includes agent acting on behalf of such supplier in relation to goods or service. सिंपल वर्ड में कहो तो पर्सन जो गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहा है और उसका एजेंट अगर कोई होगा तो वो भी सप्लायर के डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ रेसिपिएंट। ओके, कब बोला जाएगा कि रेसिपिएंट कौन है? सर ये डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि आपका आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये कहता है कुछ केसेस में, इन नोटिफाइड केसेस अंडर सेक्शन 9(3) और 9(4), नोटिफाइड केस में लायबिलिटी जो आएगी, नोटिफाइड केसेस में लायबिलिटी टू पे टैक्स जो आएगा, ओके, वो रिसिपिएंट पे आएगा। ध्यान से सुनना, ओके, वो रिसिपिएंट पे आएगा, लायबिलिटी टू पे टैक्स। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे रिसिपिएंट की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद में यहां प्लेस ऑफ सप्लाई जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत से प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट के बेस पे है कि जहां का रिसिपिएंट वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जम्पशन रिसिपिएंट के बेस पे है, इसलिए रिसिपिएंट की डेफिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिसिपिएंट यानी कौन? आइदर गुड्स का या सर्विस का, ये इन्होंने 3 क्लॉजेस में स्पेसिफाई किया है। ओके, 3 क्लॉजेस में यहां पे, ओके, तो देखिएगा कि एक इसमें उन्होंने कहा, अंडरलाइन करो कि कंसिडरेशन है क्लॉज ए में, और क्लॉज बी में कहा कंसिडरेशन नहीं है। तो अब ये 3 वर्ड को अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, और इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा चार्ट फॉर्म में, और फिर ओके हम ये टेक्स्ट पढ़ेंगे और चार्ट आपको ड्रॉ करना है। चलिए, ये सेक्शन 293 रेसिपिएंट, ये रहा चार्ट आपके सामने। देखो, डेफिनेशन समझाने के लिए इन्होंने यहां पे 3 क्लॉजेस बताया है, क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी। ओके, क्लॉज ए, बी और क्लॉज सी। अब वो क्या कहते हैं? ओके, अगर आपके ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब आप जो गुड्स का सप्लाई कर रहे हो, सर्विस का सप्लाई कर रहे हो, और सामने वाला आपको कंसिडरेशन दे रहा है, कंसिडरेशन दे रहा है, तो फिर रिसिपिएंट मतलब वो पर्सन हु इज लायबल टू पे दैट कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन देगा वो रिसिपिएंट माना जाएगा। जैसे एक केस स्टडी आपको मैं देना चाहूंगा, देखता हूं कि आप किसका आंसर कैसा दोगे। मुझे आंसर बहुत फास्ट चाहिए। ओके, परसों की बात है, परसों मतलब कुछ दिनों पहले की बात है। एक बंदा मेरे पास आया, यंग बंदा था, और उसने कहा कि सर मुझे आपके पास जीएसटी का क्लास लगाना है फेस टू फेस। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो बोले सर मैं सीए नहीं कर रहा हूं, पर आपके पास जीएसटी की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। ट्रेनिंग इसलिए क्योंकि मैं एक कंपनी में ज्वाइन हुआ हूँ और कंपनी ने स्पेशली मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा है आपके पास। यस बेटा, बहुत सारे ट्रेनर्स आते हैं मेरे पास जीएसटी का पूरा कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए, तो कंपनी ने ट्रेनिंग के लिए आपके पास भेजा है, तो मुझे जीएसटी लॉ की कंप्लीट ट्रेनिंग आपकी तरफ से लेना है। मैंने कहा ठीक है, कल से आ जा क्लास को। पर उसने कहा कि सर बिल जो बनाना है आपको कंपनी के नाम का, क्योंकि पैसा कंपनी के देगी, और बिल B2B बनाना है, मतलब यहाँ पे ओके वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और B2B बिजनेस टू बिजनेस B2B बिल बनेगा जो मेरे बिल पे वो क्रेडिट लेगी। मैंने कहा कोई नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने उसकी एडमिशन ली और मैंने स्टाफ को कहा कि इसका बिल कंपनी के नाम का बनाना, और कंपनी का जीएसटीएन आया, और कंपनी के जीएसटीएन के नाम पे कंपनी का बिल आया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, who is the recipient of the service? Who is the recipient of the service? वो बंदा, ओके, वो बंदा जो मेरा क्लास अटेंड कर रहा है, या वो बंदा या कंपनी जिसके नाम, जिसने मुझे कंसिडरेशन दिया है, जिसने मुझे कंसिडरेशन दिया। Who is the recipient? आपको आपका कहना होगा वो स्टूडेंट तो एस लिखिएगा, कंपनी तो सी लिखिएगा, बस इतना लिख के भेजिएगा।
वेट करूंगा आपके आंसर का। सोचो 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 क्या होगा। यस बेटा, कंपनी वो कहते हैं अगर कंसिडरेशन मिल रहा है तो रिसिपिएंट वो जो लायबल टू पे कंसिडरेशन है, आपको जो कंसिडरेशन दे रहा है, कंपनी यहां पे कंसिडरेशन दे रही है, तो ये सिचुएशन में रिसिपिएंट कंपनी हुई, ऑब्वियसली कंपनी हुई। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा, कंसिडरेशन है। अब सेकंड केस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवर्स चार्ज में, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो इंटर लेवल पे हमने देखा था लॉयर की सर्विस, इंडिविजुअल एडवोकेट होगा और वो बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो रिवर्स चार्ज है। अब लॉयर जब बिल बनाता है तो जो उसकी कंसल्टेंसी लेने आया वो रिसिपिएंट, या जिसके जो पैसा दे रहा है वो रिसिपिएंट, जो पैसा दे रहा है कंपनी वो रिसिपिएंट, तो रिवर्स चार्ज कंपनी पे आएगा। जो मेरे सामने बैठा है वो नहीं, मेरे सामने जो बैठा है वो नहीं। ओके, पैसा कौन दे रही है? कंपनी दे रही है, बिजनेस एंटिटी दे रही है, तो रिवर्स चार्ज उसके ऊपर आएगा। तो यहां पे रिसिपिएंट की डेफिनेशन जो है ओके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर कंसीडरेशन है। दूसरा, अगर आपके ट्रांजैक्शन में कंसीडरेशन नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी केसेस है जो सेक्शन 7(1)(c) में दी गई है कि 7(1)(c) शेड्यूल 1 में दिया है। 4 ऐसी केसेस है जहां कंसीडरेशन नहीं भी होगा तो भी सप्लाई माना जाता है, जिसका एग्जांपल मैं कंटिन्यूअस पिछले 1 घंटे से ले रहा हूं। ओके, कौन सा एग्जांपल ले रहा हूं? ओके, स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर अपने ही डीडीपी को दिया, कंसीडरेशन कहां है? मैंने स्टॉक दिया, पैसा नहीं आने वाला मुझे। सुनिए दोस्तों, पैसा नहीं आने वाला मुझे, पर वो तो सप्लाई तो है ना भाई, सप्लाई तो है ना भाई। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कंसीडरेशन नहीं है पर सप्लाई है, पर सप्लाई है, तो वो सिचुएशन में रिसिपिएंट कौन? तो उन्होंने 2 क्लॉज दिए, बी और सी। यहां पे अगर आपका सप्लाई ऑफ गुड्स होगा और सप्लाई ऑफ सर्विस होगा जिसमें कंसीडरेशन नहीं है, तो फर्स्ट केस में क्या, वो गुड्स हो या सर्विस हो, कुछ भी हो, ओके, जो कंसीडरेशन देगा वो रिसिपिएंट। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में रिसिपिएंट कौन? तो देखो वर्डिंग क्या कहते हैं, रिसिपिएंट इज अ पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल। वर्डिंग देखना, टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल, जिसको हम गुड्स डिलीवर कर रहे हैं या अवेलेबल करवा के दे रहे हैं, या टू हुम पोजेशन और यूज ऑफ गुड्स इज गिवन। ओके, वो जिसको आपने गुड्स दिया वो रिसिपिएंट माना जाएगा, और मेड अवेलेबल। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, डिलीवर्ड मतलब आपने डिलीवरी दी, या मेड अवेलेबल। कोविड के केस की बात है बेटा, कोविड के सिचुएशन में मेरे हॉल खाली पड़े थे, और उसके बाद में यहाँ पे फेस टू फेस क्लासेस में स्टूडेंट आना कम हो गए, तो एक हॉल में मेरे बेंचेस पड़े हुए थे, बेंचेस पड़े हुए थे। तो यहाँ अब बेंचेस तो मूवेबल है, तो एक कोई नई फैकल्टी आई जो यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ाती थी, तो उसने कहा कि विशाल सर आपका जो ये हॉल है, ओके मैंने सुना आप छोड़ रहे हैं। हाँ मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने रेंट पे लिया था, मैं छोड़ रहा हूँ। पर उसमें प्रोजेक्टर था, बेंचेस था, पूरा सेटअप रेडी था। तो मैंने ये कहा कि यार तू ये हॉल रेंट पे लेगा और पूरा नया सेटअप बनाएगा, तो एक काम करना मेरा ही पूरा सेटअप ले ले। ओके, प्रोजेक्टर ले ले, टीवी ले ले, कैमरा ले ले, बेंचेस ले ले, सब कुछ ले ले तू यहाँ पे, ओके बोर्ड ले ले। तो वो मान गया। तो अब यहाँ पे गुड्स में मूवमेंट नहीं थी। जनरली डिलीवर्ड वर्ड तब यूज किया जाता है जब गुड्स मूव करके दिया जाता है। भाई एक जगह से दूसरी जगह आपको मूव करके दिया तब वर्ड डिलीवर्ड होता है। यहाँ पे वो वहां के वहां ही था और मैंने वहां के वहां सेल कर दी, क्योंकि हॉल सेम हॉल उसने रेंट पे ले लिया। अब यहाँ पे जब गुड्स में मूवमेंट नहीं होती है, एग्जाम्पल ख्याल रखना बहुत काम आने वाला है आगे, जब गुड्स में मूवमेंट नहीं होती है एज सच बेसिस पे सेल कर दिया। कोई मैंने बेंचेस निकाल के वापस वो रूम में डाले नहीं, कोई प्रोजेक्टर निकाल के वापस वो रूम में नहीं डाले, एज सच बेसिस पे सेल कर दिया मूवेबल गुड्स, तो तब वर्ड यूज होता है मेड अवेलेबल। मैंने उसको अवेलेबल करवा के दे दिए, तो जब मैंने उसको अवेलेबल करवा के दिए वो रिसिपिएंट माना जाएगा, या जब उसको पोजीशन दिया, यूज दिया, वो ओके जिसको दिया वो रिसिपिएंट माना जाएगा अगर कंसीडरेशन नहीं होगा। और सर्विस होगा तो जिसको मैंने सर्विस रेंडर्ड की, अगर कंसीडरेशन नहीं है तो जिसको मैंने रेंडर्ड की ओके वो रिसिपिएंट माना जाएगा। और आगे ये कहते हैं any reference to a person to whom supply is made shall constitute a reference to the recipient of supply। ओके, जिसको भी मैं सप्लाई करूंगा वो रिसिपिएंट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा। और रिसिपिएंट आल्सो इंक्लूड्स एजेंट एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट। हाँ, कभी कभी क्या होता है मैं रिसिपिएंट को नहीं उसके एजेंट को दे रहा हूं, तो वो एजेंट भी रिसिपिएंट माना जाएगा। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये चार्ट आपको नीचे मैंने स्पेस दी है, आपको बनाना है।
ओके आपको बनाना है, लिखते वक्त पूरा ध्यान रखना है। ये आपके लिए आपका लक समझो कि मैं आपसे ये करवा के ले रहा हूं, बच्चे करते नहीं है ऑफिस के वजह से, पर इस कोर्स में आपका लक समझना कि मैं आपसे करवा के ले रहा हूं। ओके जब आप खुद लिखोगे तो और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और बेटा जिस दिन का होमवर्क उसी दिन करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। ये कोर्स फिर आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है अगर आप होमवर्क करने के लिए रेडी नहीं हो। तो चलिए स्क्रीनशॉट लो। चलिए तो टेक्स्ट को हमने चार्ट में देख लिया। टेक्स्ट तो क्या है, टेक्स्ट यहाँ पे अगर कंसेप्ट क्लियर है फाइनल लेवल पे तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो देखो टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अगर कंसिडरेशन है तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जो भी आपने दिया है, तो रिसिपिएंट कौन, अ पर्सन, ऐसे देखिएगा, द पर्सन हु इज लायबल टू पे दैट कंसिडरेशन, क्लॉज ए। बी, अगर कंसिडरेशन नहीं है, नो कंसिडरेशन, और वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, चार्ट याद करो, वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो जिसको हमने डिलीवर्ड किया, मेड अवेलेबल करवाया, या जिसको पोजीशन दिया या गुड्स का यूज करने दिया, ओके वो रिसिपिएंट माना जाएगा। अगर कंसिडरेशन नहीं है, अगर आप रीड करके चार्ट बनाओगे ना तो आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। और ये कोर्स की खास बात ये है कि मैं जितना एफर्ट्स मैं 100 डाल रहा हूं तो आपसे मैं मिनिमम 50 तो करवा के लूंगा ही लूंगा। ओके देखो ये बहुत मजा आएगा आपको। ओके अगर कंसिडरेशन नहीं है और वो सप्लाई ऑफ सर्विस है तो जिसको आपने सर्विस दी, ओके रेंडर्ड की, वो रिसिपिएंट माना जाएगा। और एनी रेफरेंस टू अ पर्सन टू हुम सप्लाई इज मेड शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज रेफरेंस टू रिसिपिएंट। मतलब जिसको भी हम सप्लाई कर रहे हैं वो रिसिपिएंट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा। और उसका एजेंट, अगर उसका कोई एजेंट होगा जो उसके बिहाफ पे गुड्स और सर्विस ले रहा है तो वो भी यहाँ पे रिसिपिएंट माना जाएगा। आई होप ओके ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। यस और नो? चलिए अब नेक्स्ट, टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिसके ऊपर लेवी है, जिसके ऊपर लायबिलिटी है, वो टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस जिसके ऊपर लेवी नहीं है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, साइड में स्पेस होगा स्टूडेंट नोट में तो लिख लो। क्या बेटा कौन से नॉन टैक्सेबल सप्लाई है? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा जिसके ऊपर अभी फिलहाल तो लेवी नहीं है। दूसरा अल्कोहलिक लीकर, ओके अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है वो भी ओके यहाँ पे नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाएगा जिसके ऊपर लेवी नहीं है, ऑन विच देर इज नो लेवी ऑफ सीजीएसटी और नो लेवी ऑफ आईजीएसटी। एग्जम सप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है अब ध्यान सुनो। एग्जम सप्लाई मीन्स एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स या ओनली एग्जम फ्रॉम टैक्स, नील रेट ऑफ टैक्स या ओनली एग्जम ऑफ टैक्स। अब देखो मैं आपको बताता हूं, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स छोड़ के, मतलब पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, ओके 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट छोड़ के और लीकर छोड़ के बाकी सभी गुड्स पे लेवी है। यानी ओके मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊं तो ये जो ओके जीएसटी के काले बादल है, सॉरी काले बादल लेके, ओके जीएसटी के जो काले बादल है, गब्बर सिंह टैक्स, ओके ये सभी ये 6 गुड्स छोड़ के ऑल गुड्स और सर्विसेज पे लेवी हो जाती है। ओके लेवी हो जाती है, ऑल गुड्स और सर्विसेज पे लेवी हो जाती है। लेकिन कुछ गुड्स टैरिफ में जो दिए हैं और सर्विसेज दी है तो टैरिफ में रेट ही नील दिया हुआ है, भाई रेट ही नील है। एग्जाम्पल लो फ्रूट्स, वेजिटेबल, लेवी है, काले बादल ओके उसके ऊपर आ चुके हैं।
ओके, मतलब वो जीएसटी के स्कोप में है पर रेट नील है। कुछ गुड्स यहां पे, ध्यान से सुनिएगा, ओके, कुछ गुड्स यहां पे या सर्विसेज जो है उसके ऊपर रेट दिए 18%, पर गवर्नमेंट ने फिलहाल करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इसको एग्जम करके रखा हुआ है कि भाई फिलहाल कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यानी मैं आपको बताता हूं नील रेट और एग्जम में फर्क है। नील रेट मतलब टैरिफ में ही, टैरिफ मतलब जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का जीएसटी में फॉर रेट्स, उसमें ही रेट नील है। नील मतलब रेट ही यहां पे आपको देने की जरूरत नहीं, उसको नील रेट कहा जाता है। और कुछ गुड्स को यहां पे रेट दिए 18%, सर्विस को रेट दिए 18%, लेकिन फिलहाल एग्जम्प्ट है कि अभी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जैसे हेल्थ केयर सर्विस, रेट देखोगे तो 18% है पर अभी एग्जम्प्ट है। चैरिटेबल ट्रस्ट की कुछ सर्विसेज एग्जम्प्ट है। लीगल सर्विसेज टू नॉन बिजनेस एंटिटी एग्जम्प्ट है। एग्रीकल्चर गुड्स और सर्विसेज एग्जम्प्ट है। तो रेट तो दिए पर फिलहाल एग्जम्प्ट है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नील रेट और एग्जम्प्ट रेट? नील मतलब टैरिफ में रेट नील है, एग्जम मतलब रेट है पर एग्जम्पशन दिया गया है। तो यहां पे वो क्या कहते हैं कि जो नील रेट होगा वो भी जीएसटी के लिए एग्जम माना जाएगा, जो वोनली एग्जम्प्ट होगा वो भी जीएसटी के लिए एग्जम माना जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपका व्यू क्या है? जो गुड्स नील रेट है और जो गुड्स एग्जम्प्ट है, ध्यान से सुनना, जो गुड्स नील रेट है या जो गुड्स एग्जम्प्ट है, क्या ये गुड्स टैक्सेबल सप्लाई बोले जाएंगे? ओके, क्या गुड्स ये टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसके ऊपर लेवी है, ओके, क्या ये गुड्स टैक्सेबल सप्लाई बोले जाएंगे या नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोले जाएंगे? अगर आपका कहना है टैक्सेबल सप्लाई तो टीएस लिखिएगा, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो एनटीएस लिखिएगा। ओके, क्या कहे जाएंगे, आपका क्या कहना है? ये टैक्सेबल सप्लाई बोले जाएंगे या नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोले जाएंगे जो नील रेट पे या एग्जम्पशन में है? जो नील रेट पे है या एग्जम्पशन में है, क्या बोला जाएगा? बोलिए फटाफट। टैक्सेबल तो टीएस लिखो, नॉन टैक्सेबल तो एनटीएस लिखो। बेटा ये जो गुड्स है ये टैक्सेबल सप्लाई बोले जाएंगे। टैक्सेबल मतलब लेवी तो है, लेवी तो है, ख्याल रहे, ये नॉन टैक्सेबल मत बोलना। नॉन टैक्सेबल मतलब लेवी ही नहीं, और नॉन टैक्सेबल में 6 ही आइटम्स आते हैं, लाइफ में ये बात याद रखना। नॉन टैक्सेबल में 6 ही आइटम्स आते हैं, इसके अलावा सारे गुड्स टैक्सेबल है, इसके अलावा सारे गुड्स पे लेवी है। ओके, और बट फिलहाल नील रेट पे है या फिलहाल एग्जम्प्ट है। ओके, नील रेट पे या एग्जम्प्ट है पर वो टैक्सेबल है, ओके, लेविएबल है। मेरी बात ध्यान रखो, इसलिए इसको नॉन टैक्सेबल कभी मत बोलना। नॉन टैक्सेबल यानी ओनली 6 आइटम्स जिसके ऊपर लेवी नहीं है, जीएसटी के स्कोप में ही नहीं आता है। ये बहुत चीजें क्लियर हो जाओ अभी। इसलिए क्यों? क्योंकि जब आपको जीएसटी R13 भी देना पड़ता है तो टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल की डिटेल्स भी नहीं पड़ती है, और यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 6 ही आइटम नॉन टैक्सेबल कहे जाएंगे, बाकी सब टैक्सेबल है बट एग्जम्प्ट है, बट नील रेट पे है। और एक लॉजिक ध्यान में रखो, देखो यहां पे एग्जम्प्ट उसे ही किया जा सकता या नील रेट उसे ही किया जा सकता है जिसके ऊपर लेवी है। जिसके ऊपर लेवी नहीं है उसको क्या एग्जाम करोगे? बहुत सिंपल लॉजिक है। मेरा फेस टू फेस क्लास चल रहा है, बेटा क्लास के बाहर उसको ही निकाल सकता है जो क्लास में आया। जो क्लास में आया नहीं उसको क्या निकालूंगा? समझ लो क्लास के बाहर कोई खड़ा है और मैंने कहा जा तुझे निकाल दिया, वो बोलेगा आया कौन? भाई आया कौन? ओके, अगर आप कहोगे कि पेट्रोल को एग्जाम कर दिया, पेट्रोल कहेगा नालायक मैं पहले से ही नॉन टैक्सेबल हूं, मुझे क्या तू एग्जाम करेगा? तो एग्जाम्शन उसको ही दिया जा सकता है जिसके ऊपर लेवी है। इसलिए नील रेट और एग्जम्प्ट ये वैसे तो टैक्सेबल है, नील रेट और एग्जम्प्ट ये वैसे तो टैक्सेबल है, पर फिलहाल नील रेट पे है, फिलहाल गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है, एग्जम्पशन में है। आई होप आपको ये समझा होगा। इसलिए नील रेट और एग्जम्प्ट को आप प्लीज नॉन टैक्सेबल ना कहे व्हाइल फाइलिंग द रिटर्न, व्हाइल गिविंग द डिटेल्स। ठीक है, तो ये टैक्सेबल सप्लाई कहा जाएगा। चलिए, अब यहां पे नील रेट और वोनली एग्जाम पे हमने बात किया कि जो है, अब मैं आपको एक चार्ट से समझाना चाहूंगा। देखो सप्लाई, ये चार्ट भी आपको ड्रॉ करना है आज ही,
जितना भी मैंने होमवर्क दिया है, टोटल मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल से 3-4 चार्ट्स दिए आपको, वो आज ही खत्म करना है। सप्लाई, सप्लाई 2 पार्ट में आएगा, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। मेरे पीडीएफ की और इसकी बिल्कुल वेट मत करना। ओके, ये बहुत ज्यादा पागलपन है कि सर आप दे दो हम कर लेंगे, तो आपके लिए ना मैं राइट टीचर हूं, ना मेरा कोर्स राइट आपके लिए है। आप स्क्रीनशॉट निकालो, आप ड्रॉ करो, मेरे आते रहेंगे। मैं आपका कोई भी मैसेज एंटरटेन नहीं करूंगा कि सर आपने तो दिए नहीं, दूंगा स्क्रीन के बाहर आके दो खींच के दूंगा पहले आपको। आपसे होमवर्क नहीं करना होता है तो ना मैं राइट टीचर हूं आपके लिए, ना ये कोर्स राइट है आपके लिए, ठीक है। तो जहां तक देखा जाए सप्लाई, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल मतलब जिसके ऊपर लेवी है, काले बादल छा चुके हैं, लेवी है। और नॉन टैक्सेबल मतलब जिसके ऊपर लेवी ही नहीं है, नॉट सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ जीएसटी। अब नॉट सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ जीएसटी में आप 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहल। अब टैक्सेबल में 4 कैटेगरी आती है, लेवी है और चार्जेबल भी है, मतलब जीएसटी देना है 12%, 5%, जिसको हम चार्जेबल कहते हैं। लेवी है और जीरो रेट है, लेवी है पर नील रेट है, लेवी है पर वोनली एग्जम्प्ट है। यह कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ओके, मैं रिवाइज भी करवाऊंगा, पहले आपने ड्रॉ कर लेना। चार्जेबल तो ठीक है, जिसके ऊपर जीएसटी देना है। अब मैं आऊंगा लेवी पर जीरो रेट, यानी क्या, आपने एक काम किया, एक्सपोर्ट किया, गवर्नमेंट कहती है अच्छा लेवी तो आपने कर दी थी, ओके टैक्स तो लगा दिया था, पर पता चला आपने एक्सपोर्ट किया, अरे तू तो मेरा लाडला है बॉस, तूने एक्सपोर्ट किया, ले चल जीरो कर देता हूं। एक्सपोर्ट वालों को हम जीरो कर देते हैं। तो जीरो रेट सप्लाई, जीरो रेट सप्लाई ये जो है ये भी टैक्सेबल है, पर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिया है। तो गुड्स और सर्विस, ये जी बाय एस जब भी आएगा मतलब गुड्स और सर्विस, गुड्स और सर्विस सब्जेक्ट टू रेट ऑफ जीएसटी, यानी जिसके ऊपर जीएसटी लगता है बट एक्सपोर्ट इंसेंटिव इज गिवन। ओके, उसके बाद में नील रेट। नील रेट मतलब टैरिफ में जीएसटी रेट इटसेल्फ नील है। ओके, इटसेल्फ नील है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नील रेट और जीरो रेट? नील रेट मतलब आप इंडिया में बेचो तो भी नील है, इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करो तो भी रेट नील है, क्योंकि टैरिफ रेट ही नील है, टैरिफ रेट ही नील है, उसको कहा जाता है नील रेट। ओके, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए डेटा बहुत गलत भी जाता है जीएसटी में, क्योंकि जीएसटी में जीरो रेट का अलग डेटा देना पड़ता है, नील रेट का अलग डेटा देना पड़ता है आपके फॉर्म्स में। तो नील रेट मतलब रेट ही नील है, जीरो रेट मतलब इंसेंटिव दिया गया है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिया गया है। और एग्जाम मतलब क्या? एग्जाम मतलब रेट नील नहीं है, रेट 18% है, 12% है, 28% है, पर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन से, कोविड आ गया इसलिए टेम्पररी एग्जाम्शन दिया है, अभी फिलहाल ले लो एग्जाम्शन, कुछ सर्विस पे, एजुकेशन सर्विस पे अभी एग्जाम्शन दिया है, गवर्नमेंट कभी भी विड्रॉ कर सकती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नील रेट एंड वोनली एग्जाम? नील रेट मतलब रेट ही नील है, वोनली एग्जाम मतलब रेट है बट टेम्पररी एग्जाम्शन इज गिवन बाय गवर्नमेंट, तो वो वोनली एग्जाम कहा जाएगा। ओके, तो यहां पे जहां तक है टैक्सेबल सप्लाई की 4 कैटेगरी आपके सामने आएगी, एक जिसके ऊपर जीएसटी देना है और 3 जिसके ऊपर जीएसटी नहीं देना है पर टैक्सेबल कहा जाएगा। ओके, टैक्सेबल कहा जाएगा। तो उसमें आई होप आप जीरो रेट, नील रेट और एग्जम्पशन, इन तीनों के डिफरेंस आप समझ गए होंगे। लेकिन अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन दो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया कि नील रेट टैक्सेबल है, वोनली एग्जाम टैक्सेबल है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, होने देना, कंफ्यूजन हो सकता है, होने देना, पर ये चार्ट निकालना मेरे साथ, फिर हम वापस एक बार देखेंगे। लेकिन जीएसटी के लिए जब जब भी इसके आगे एग्जाम वर्ड आएगा, एग्जाम सप्लाई, तो उसमें 3 सप्लाई को कंसीडर किया जाएगा आगे सारे चैप्टर में, नील, वोनली एग्जाम और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। वैसे तो ये अलग है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई वैसे तो ये अलग है, लेकिन जीएसटी पर्पस के लिए आगे सभी चैप्टर में इसको एग्जाम सप्लाई का स्टेटस रहेगा, यानी नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जाम रहेगा। जैसे सर क्या है, जैसे आगे बता दूं कि आपको आईटीसी नहीं मिलते अगर आपका एग्जाम सप्लाई हो, मतलब आपका नील रेट हो जो टैक्सेबल है, एग्जाम जो टैक्सेबल है, और नॉन टैक्सेबल होगा तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई ये भी एग्जाम माना जाएगा जीएसटी कॉन्टेक्स्ट में। इसलिए यहां पे ओके हमारे चार्ट में नील रेट, जीरो रेट को एग्जाम नहीं माना जाएगा, वो इंसेंटिव है। नील रेट, वोनली एग्जाम और नॉन टैक्सेबल, यानी 1 2 3 फॉर जीएसटी पर्पस
ओके, ये 3 सप्लाई एग्जाम सप्लाई माने जाएंगे, 3 सप्लाई एग्जाम सप्लाई माने जाएंगे। वैसे नॉन टैक्सेबल और ये 2 अलग है, पर जीएसटी पर्पस के लिए एग्जाम सप्लाई माने जाएंगे। तो चलिए फटाफट ओके इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो भी मैंने होमवर्क दिया है, आज के आज, अभी के अभी, इट्स नाउ, इट्स नाउ। जितनी ये आदत लगाओगे उतना आप अपने सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। एक बार पढ़िएगा, होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लंबी सांस लो, कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा अच्छा होगा। मैं आया हूं इस दुनिया में कुछ अच्छा करने, इस बार 80 पार। उसके नीचे आपको जीएसटी में सोचना भी नहीं है। चलिए, बेटा जो भी डाउट है, आपके जो भी डाउट हो गया आईटी से रिलेटेड, कंपोजिशन से रिलेटेड, तो मैं पहले ही कह दूं, हम बेसिक लेवल पे लिख के रखो। जैसे जैसे वो चैप्टर्स आएंगे मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। बहुत मुझे पता है आपके दिमाग में क्या डाउट्स आना है, और 100% सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी। चलिए, तो यहाँ हम रुकते हैं। पहले होमवर्क करो, फिर आज के कोई कंसेप्ट पे डाउट हो गया तो मैं लेता हूँ, ठीक है।